भवताल मंच पर टीम भवताल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। वर्ष 2015 से भवताल पानी और पर्यावरण क्षेत्र में कार्यरत है। पर्यावरण की जानकारी लोगों तक पहुंचाने हेतु भवताल तरह तरह के उपक्रम चला रही है, जैसे कि भवताल मराठी मासिक पत्रिका प्रकाशित करती है, बगैर गैस के चूल्हा जलाने के लिए कचरे से ईंधन बनाने की कार्यशाला का आयोजन करता है, सोलर कुकर बनाने की कार्यशाला का आयोजन करता है, सीड बॉल्स बनाने की कार्यशाला का आयोजन करता है, लोगों में पर्यावरण प्रति जागृति लाने के लिए इको कैंप्स का आयोजन भी करता है। इसके अलावा पिछले 1 साल से हर महीने 2 बार पानी और पर्यावरण, भौगोलिक घटनाएं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, कोरोना और भी ढेर सारे विषयों पर तज्ञों से चर्चा आयोजित कर रही है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण चर्चा आज होने जा रही है, उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे भवताल की बुनियादी नींव रखने वाले माननीय श्री अभिजीत घोरपड़े सर। धन्यवाद। प्राची मैडम ने अच्छी तरह से बताया भवताल के बारे में। भवताल ये मंच इसलिए है कि हम लोगों को पानी, पर्यावरण और नेचर के बारे में अवगत कराएं, उनमें उसका अवेयरनेस बढ़ाएं और अवेयरनेस के साथ साथ लोगों ने कुछ तो एक्शन लेना चाहिए, दे शुड टेक सम एक्शन। इसके लिए भी भवताल कार्यरत है। तो उसका एक बुनियादी जो बात होती है कि कुछ एक्शन लेने के लिए लोगों को पता होना चाहिए, इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह से इश्यूज बदल रहे हैं पर्यावरण के, उसके बारे में पता होना चाहिए और वो लोग जाने। इसलिए भवताल ने भवताल कट्टा, ये जो हमने आज ऑर्गेनाइज किया है, एक्टिविटी की है और कई लगभग 1 साल से कर रहे हैं। पिछले 5 जून से पर्यावरण दिन से ये एक्टिविटी शुरू हुई थी और कल पर्यावरण दिन है। उससे पहले हम इसका 26 ये हम कर रहे हैं, 26 एक्टिविटी, 26 लेक्चर ये हमारा हो रहा है। तो उसके लिए हमारे साथ जो गेस्ट है, हम चाह रहे थे कि ऐसे गेस्ट हो कि जो हमें बहुत ही अच्छी तरह से और जो करंट इश्यूज है उसके बारे में अच्छी तरह से अवगत कराए। और मुझे लगता है कि डॉक्टर महापात्रा, जो भारत के साइक्लोन मैन करके जाने जाते हैं, उनसे दूसरा बेहतर हमारे लिए कोई वक्ता या कोई गेस्ट नहीं होता। सो उनको हमने आमंत्रित किया है और आज का विषय है कि लेट अस अंडरस्टैंड इंडियन साइक्लोन। भारत के साइक्लोन्स के बारे में जानना है, भारत के चक्रवातों के बारे में समझना है। वो हालांकि साइक्लोन मैन के नाम से जाने जाते हैं। कई सारे लोगों को जो रुचि रखते हैं पर्यावरण में, जो रुचि रखते हैं मौसम में, उनके लिए तो डॉक्टर महापात्रा, उनका नाम लोगों को पता है। उन्होंने क्या क्या इस बारे में जिम्मेदारियां लिए है और किस हद तक भारत की साइक्लोन की प्रेडिक्शन उन्होंने लाई है, आगे आई है उनके नेतृत्व में, वो हम सबने देखा है। फिर भी मैं फॉर्मली उनका परिचय 2 मिनट में कर देता हूँ। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, ये आप साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। आप अभी भारत के मौसम विभाग के महा निदेशक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ IMD। बहुत लोग जो होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, वो कम्युनिकेशन में उतने अच्छे नहीं होते, मगर आप ऐसे लोगों में हैं जो अच्छी तरह से वैज्ञानिक भी है, संशोधन भी करते हैं और उसके साथ साथ आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है। सो यह बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है या बहुत ही जरूरी लगती है, क्योंकि मैं कई सालों से, लगभग 20-25 सालों से मौसम कवर कर रहा हूँ। जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ, साइंटिस्ट लोगों से, स्पेशली मौसम वैज्ञानिकों से, तो वो कम्युनिकेशन में, वो बताने में बहुत ही हिचकिचाते हैं, या तो वो अच्छी तरह से वो रख नहीं पाते लोगों के सामने। बट डॉक्टर महापात्रा इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। वो जो बात रखेंगे, लेक्चर उनका हम सुनेंगे, तब हमें पता चलेगा ही। आपने बहुत ही अहम जिम्मेदारियां संभाली है
आप गुवाहाटी में जो मौसम विभाग का प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र है, रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, उसके आप डायरेक्टर रहे हैं। आप रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर के साथ साथ नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर के भी आप डायरेक्टर रह चुके हैं। आप साइंटिस्ट जी है और उस दरमियान आपने वेदर फोरकास्टिंग और न्यूमेरिक वेदर प्रेडिक्शन के बारे में बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे डॉक्टर महापात्रा की एक बात, जैसे मैं कह रहा था मीटिंग शुरू होने से पहले कि मैं कवर कर रहा हूँ वेदर कवर कर रहा हूँ मैं लगभग 25 सालों से। तो मैंने 1999 1999 का जो उड़ीसा सुपर साइक्लोन था वह भी मैंने सुना था, उसके बारे में कवर भी किया था। मगर उस टाइम जितनी कैजुअलिटी हुई थी, लगभग 10,000 के आसपास कैजुअलिटी थी। तब लोगों के लिए साइक्लोन एक बहुत ही बड़ी आपदा थी और उसमें बहुत सारी जानें जाती थी। मगर उसके बाद में भारत के मौसम विभाग ने चक्रवातों के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में बहुत ही अच्छी प्रगति उसमें की है। और अगर आज उतने ही तीव्र अगर चक्रवात आते हैं, फिर भी जो मृतक है उनका आंकड़ा ये बहुत ही कम होता है। वो 0 होना चाहिए, हम सब वही अपेक्षा रखते हैं, उस तरफ हम जा रहे हैं। मगर हमने इसलिए इस मौसम विभाग को, उनके साइक्लोन की जो टेक्नोलॉजी है, उनकी टीम जो है साइक्लोन फोरकास्टिंग करने वाली, उनको हमने अप्रिशिएट करना चाहिए। और उसके अहम नाम अगर कोई है तो वो है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। सो इस नोट पे मैं डॉक्टर महापात्रा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। और उसके साथ साथ भवताल ने जो एक अभी फिलहाल लोगों को साथ में लेके जो उपक्रम कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं कि हम रेनफॉल मेजर करने की एक्टिविटी कर रहे हैं। भवताल ये चाहता है कि लोगों ने सभी विज्ञान के बारे में, मौसम के बारे में, पर्यावरण के बारे में वो कुछ करे। लोगों ने उसमें कुछ उनका सहभाग होना चाहिए। इसलिए भवताल ने आह्वान किया था लोगों को कि हम रेनफॉल मेजर करने की एक्टिविटी करें। तो उसके लिए मोर देन 1000 एंट्रीज आई है ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र, और छोटे छोटे से गांवों से लेकर मेट्रो सिटीज लाइक पुणे, मुंबई, वहां से भी एंट्रीज आई है। और ये पूरे लोग इस मॉनसून में फ्रॉम जून से लेके सितंबर एंड और कुछ अक्टूबर तक बारिश मेजर करेंगे और वो हम सब लोगों के लिए वो डिस्प्ले करने वाले हैं। सो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस एक्टिविटी का, उस एक्टिविटी के बारे में आप 2 शब्द कहे और उसका इनॉग्रल फॉर्मल इनॉग्रेशन आप मतलब अनाउंस करें कि वो एक्टिविटी शुरू हो रही है। सो आई हैंड इट ओवर टू डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। नमस्कार, शुभ संध्या। माननीय अभिजीत जी, प्राची जी और यहाँ उपस्थित ये वर्चुअल वर्कशॉप में हमारे सभी साथियों, भवताल की सभी कार्यकर्ताओं, मैं सबसे पहले आप सभी को विश्व परिवेश दिवस से पहले हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरा शुभकामना भी। भवताल का ये जो इनिशिएटिव है, समाज की सेवा में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो सभी कदम उठा रहे हैं और समाज में सचेतनता लाने के लिए जो कार्यक्रम हाथ को लिए हैं, ये बहुत सराहनीय है। मैं भवताल की सभी कार्यकर्ताओं को, सहयोगियों को हार्दिक बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि भवताल की तरफ से ऐसे एक अनोखा सोच लिया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर
लोगों को जागरूक किया जाए बारिश के बारे में, बारिश का परिणाम के बारे में, और बारिश को मेजर करने के लिए जो प्रयास हमारे बहु पुराने समय से शुरू हुआ था, जैसे कि वैदिक परंपरा में आप देखेंगे कि बारिश का मेजरमेंट के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर मेडिएवल हिस्ट्री आप देखेंगे तो बारिश को मेजर करना कितना जरूरी है आप देखेंगे, जब चाणक्य ने इसको उनका लेख में उल्लेख किए हैं। इसके बाद आप देखें कि धीरे धीरे जो मॉडर्न इंडिया व मॉडर्न वर्ल्ड आए हैं, तब बारिश का मापन करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हुआ है। इसके बाद ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए भी दुनिया भर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं। सो बारिश का जानकारी लेना, इसका मेजरमेंट करना और ये जानकारी को लेकर हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोग करना आज के दिन में अनिवार्य है। यही कारण है कि हम लोग सुबह जब उठते हैं पहले ही आसमान को देखकर सोचते हैं कि आज क्या होने वाले हैं, और इस हिसाब से हम सभी एक एक फोरकास्टर बन जाते हैं। तो इसको देखकर भवताल की तरफ से ये जो लोगों को प्रेरित किया गया कि आने वाले मौसम के सीजन पे बारिश मापने के लिए लोग कोशिश करेंगे। ये हो सकता है ये जो बारिश का मेजरमेंट स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, सटीक भी नहीं हो सकता है, मगर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जरूर मिलेगा। और इसमें हमारे जो युवा लोग हैं, जो हमारे कृषक भाई हैं और जो हमारे जल की उपयोग करने वाले हैं, तो सभी के अंदर एक अवेयरनेस कैंपेन जरूर शुरू होगा, और इसकी नॉलेज को यूज करके हम रेनफॉल को कैसे यूटिलाइज करेंगे और कैसे इसको हार्वेस्ट कर पाएंगे और कैसे पर्यावरण को सुरक्षा दे पाएंगे और समाज के हित के लिए प्रयोग कर पाएंगे। मैं समझता हूँ इसमें सभी मदद करेगा। समय इस अवसर पर ये जो कार्यक्रम भवताल की तरफ से लिया गया है, मैं इसके उद्घाटन करता हूँ और सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ और ये कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामना देता हूँ। बस इस शुभकामना के साथ मैं अभी आज का जो प्रधान कार्यक्रम का चर्चा का विषय वस्तु है उस तरफ जा रहा हूँ, और मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा और साइक्लोन के बारे में, इंडियन साइक्लोन के बारे में आपको कुछ बोलने के लिए प्रयास करूंगा। मैं अवगत हूँ ये वर्चुअल मीटिंग में जितना लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे नॉलेजेबल पर्सन से, एक्सपर्ट्स से। मैं कोशिश करूंगा कि उस बोलने के लिए दूसरे सभी एक्सपर्ट्स भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और इसको एक इंटरैक्टिव प्रोसेस में साइक्लोन को ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अभिजीत जी, दिखाई दे रहा है स्लाइड्स? यस सर, ओके, ऑडिएबल भी और दिखाई भी दे रहा है। या यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। यस सर। ओके, सो आज के जो विषय वस्तु रखा गया है वो है भारतीय चक्रवातों की
समझना, यानी इंडियन साइक्लोन को अंडरस्टैंड करना और इसके बारे में कुछ जानकारी लेना। मैं कुछ आपको साइक्लोन के बारे में बोलने से पहले ये आपको बोलना चाहता हूँ कि साइक्लोन एक प्राकृतिक आपदा है और साइक्लोन जब कोई तट पर पहुंचता है, इसके प्रभाव में बहुत तेज बारिश होता है, इसके साथ साथ विंड से बहुत स्ट्रांग होता है और समुद्र से जो सलाइन वाटर है वो भी लो लाइंग एरिया को इनंडेशन कर देता है। और ये तीनों प्रक्रिया जैसे हेवी रेन, स्ट्रांग विंड और स्टॉर्म सर्ज एक ही टाइम पर होता है। इसलिए साइक्लोन को एक मल्टी हजार्ड बोला जाता है। ये मल्टी हजार्ड को आप देखेंगे स्पेशली जो सब इसके साथ दिखाई जाता है, जब हेवी रेन होता है इसके साथ इनंडेशन हो जाने से जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, पीने के लिए योग्य नहीं होता है। तो कभी कभी तेज बारिश की वजह से लैंड सब्सिडेंस हो जाता है, लैंड स्लिप हो जाता है और लैंड सिंक हो जाता है और समटाइम्स लैंड स्लाइड्स भी हो जाता है। और इनलैंड एरिया में भी कभी छोटे छोटे शहर है कि टाउन्स है, वहाँ भी अर्बन फ्लडिंग या इनंडेशंस भी हो सकता है। तेज बारिश की वजह से जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होता है वो सही भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इवन लाइफ स्टॉक्स भी अफेक्टेड होते हैं और जो भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होता है, इवन लार्जर ट्रीज वगैरह भी अफेक्टेड होते हैं। और ये बारिश की वजह से सॉइल इरोशन होता है और सॉइल इरोशन की वजह से पेड़ भी गिर सकता है। जब ये स्ट्रॉन्ग विंड आता है, स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स को होता है, जैसे कोई थेचेड हाउस हो, कि टीन हाउस हो, कि एस्बेस्टस हाउस हो, वो तो पहला कैजुअलिटी होता है। लार्ज स्केल डैमेज होता है इस तरह का हाउस के ऊपर। इवन कभी कभी जब बस सबसे ज्यादा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन आता है तो पक्का हाउसेस, कंक्रीट हाउसेस भी अफेक्टेड हो जाता है। जब साइक्लोन का विंड स्पीड 120 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बड़े बड़े पेड़ गिर सकता है और टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स ये सभी भी गिर सकता है, नहीं तो टूट सकता है। विंड की वजह से भी जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। स्पेशली मैं पेडी का बात करूं कि जो पेडी हार्वेस्टिंग स्टेज में होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है तो पेड़ी खराब हो जाता है और नुकसान भी हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे क्रॉप्स है जो विंड्स की वजह से भी खराब हो जाता है। और विंड्स की वजह से कभी कभी प्रोजेक्टाइल जैसे लूज स्ट्रक्चर्स मूव करता है और मूव करके कोई व्हीकल में जा रहा है कि कोई घर में है, इसका आकर हिट कर सकता है, इसमें इंजरी, लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है। और घर कोलैप्स करने से वजह से घर के अंदर जो लोग होते हैं वो भी इंजर्ड हो जाते हैं, लाइफ लॉस भी होता है। स्पेशली जो सैलाइन वाटर आ जाते हैं, सैलाइन वाटर का हाइट ह्यूमन हाइट से ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से भी लोगों का जान माल का नुकसान होता है। पास्ट में देखा गया है कि जितना लोग साइक्लोन की वजह से मरे हैं, सबसे ज़्यादा लोग स्टॉर्म सर्ज की वजह से, सैलाइन वाटर की वजह से मरे हैं। सैलाइन वाटर कोस्टल एरिया में फ्लडिंग कर देता है, बीचेस को इरोशन कर देता है। जैसे आपने देखा होगा इस बार जब ये साइक्लोन ताउते जा रहा था, कर्नाटक में, केरला में, महाराष्ट्र कोस्ट के पास बीच इरोशन हुआ है। सॉइल का फर्टिलिटी खराब हो जाता है, बट सॉइल सलाइन हो जाता है। 1 साल तक एटलीस्ट इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा तो इसका फर्टिलिटी बहुत कम हो जाता है। और स्टॉर्म सर्ज की वजह से भी आपका स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है, क्योंकि स्टॉर्म सर्ज इतना फोर्स के साथ आता है कि कोई स्ट्रक्चर के साथ जब इसका फ्रिक्शन होता है तो स्ट्रक्चर भी वीक हो जाता है।
और सॉइल इरोशन होने से जो पेड़ स्टर्मसर के अंदर आता है वो भी गिर सकता है। स्टर्मसर के बारे में मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ। स्टर्मसर वैसे हम देखते हैं कि जब कोई साइक्लोन तट के पास आता है तो वहाँ जो सी वाटर है वो स्वेलिंग हो जाता है। सी वाटर स्वेलिंग होने का कारण ये होता है कि साइक्लोन के अंदर प्रेशर बहुत फॉल हो जाता है। सो प्रेशर फॉल होने की वजह से तो सी वाटर स्वेलिंग हो जाता है ऊपर, और जब सी वाटर स्वेलिंग हो जाता है और एबनॉर्मल राइज हो जाता है सी लेवल, वो लो लाइंग एरिया को इनंडेट कर देता है। दूसरा इसमें होता है जो एक विंड स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रॉन्ग विंड हॉरिजॉन्टली फ्लो होता है सरफेस में, वो विंड्स भी सी सरफेस में होता है, और विंड स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल विंड स्ट्रेस की वजह से वो पानी को पुश कर देता है जाने के लिए लो लाइंग एरिया को, कोस्टल एरिया में। और कितना पानी कौन सा एरिया में ये इनंडेट करेगा ये डिपेंड करता है वो कोस्ट कैसा है, बैथीमेट्री कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है, और इसका ज्योमेट्री कैसा है। जैसे आपने देखा अभी रिसेंटली जो साइक्लोन यस क्रॉस किया बालासोर के साउथ में, वो कोस्ट का आप देखेंगे, इस पिक्चर एक लगा हुआ है लेफ्ट साइड में, एक साइक्लोन पिक्चर लगा हुआ है, बालासोर यहाँ कहाँ है, और यहाँ आप देखेंगे जो कोस्ट है कॉनकेव शेप है, टुवर्ड्स द सी कॉनकेव शेप है। ये कॉनकेव शेप की वजह से यहाँ ज्यादा स्टॉर्म सर्ज होता है। दूसरा आप देखेंगे जो बालासोर, मेदिनीपुर, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ भी ये जो एरिया है बहुत फ्लैट है, स्टीपनेस नहीं है कोस्ट में, इसलिए जब कोई स्टॉर्म सर्ज आता है तो बहुत सारे अंदर चला जाता है। और एक फैक्टर है जो एरिया में बहुत सारे रिवर्स आते हैं, जैसे वो एरिया है वहाँ बहुत डेल्टाइक एरिया है, बहुत सारे रिवर का संगम होता है। सो वो रिवर का संगम, जैसे धामरा 3 रिवर का संगम है, वहाँ जब साइक्लोन सुबह पहुंचा 26 तारीख सुबह, वहाँ बहुत हाई लेवल का स्टॉर्म सर्ज टाइडल वेव आया, इसलिए बहुत सारे इलाका में इनंडेशन हो गया। और एक फैक्टर होता है कि जब साइक्लोन तट को पार कर रहा है तब एस्ट्रोनॉमिकल टाइड क्या है। जब एस्ट्रोनॉमिकल टाइड्स ज्यादा होता है, दोनों मिलकर भी स्टॉर्म सर्ज ज्यादा हो जाता है। और ये जो प्लेन एरिया जैसा है नॉर्थ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, इसमें नॉर्मल स्टॉर्म सर्ज के नॉर्मल जो एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होता है फुल मून डे में, वो लगभग 3 से 4.5 मीटर्स तक है। तो आप जस्ट अनुमान करिए 26 तारीख को फुल मून डे था, लूनर एक्लिप्स था, और उसी टाइम पर आपका स्टॉर्म सर्ज आ रहा था, साइक्लोन तट को पार कर रहा था। तो दोनों का कंबाइंड फोर्स की वजह से और इसका ज्योमेट्रिकल शेप और बैथीमेट्री की वजह से वहाँ बहुत सारे ज्यादा स्टॉर्म सर्ज हो गया। सो मेरा बोलने का मतलब था ये था कि सेम इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन के लिए आपका जो इम्पैक्ट, हेवी रेनफॉल, विंड, स्टॉर्म सर्ज अलग अलग हो सकता है, और उनका कंबाइंड इम्पैक्ट उस इलाके पे इतना ज्यादा हो सकता है कि ये लार्ज स्केल डिवास्टेशन कर सकता है, जैसे हमने देखा रिसेंट साइक्लोन्स में तो पहले। तो जो आप एक पिक्चर देख रहे हैं एट द टॉप, आप देखेंगे कैसे शिप्स एंड बोट्स को ये स्टॉर्म सर्ज निकाल के फेंक दिया है लैंड के ऊपर, और नीचे आप यहाँ देख रहे हैं कैसे एक टावर, माइक्रोवेव टावर गिर गया है विंड्स की वजह से। और इसके साथ साथ में बीच में एक पिक्चर यहाँ लगाया हूँ, वो पिक्चर ये है कि एक पर्सन उनका जो टूटे हुए मकान को अभी फिर तैयार कर रहा है। ये पिक्चर हमने म्यांमार से कलेक्ट किया था जब 2008 में हम म्यांमार विजिट किया था एज एन एक्सपर्ट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। इसीलिए हम विजिट कर रहे थे एक्सपर्ट टीम टू फाइंड आउट कि क्यों म्यांमार में इतना सारे लोग मर गए साइक्लोन नरगिस की वजह से। 140,000 people died in Yangon Delta because of the cyclone Nargis in the month of April 2008. So वहाँ जो उनका डायरेक्टर जनरल प्रेजेंटेशन दे रहे थे, एक स्लाइड ये पिक्चर था। ये पिक्चर में बहुत प्रेरित हुआ, और ये पिक्चर को मैं जहाँ प्रेजेंटेशन देता हूँ लगभग ये पिक्चर मैं दिखाता हूँ। मैं आपका हिस्ट्री बताना चाहता हूँ दिस पर्सन का। ये जो लोग आप देख रहे हैं, he has lost everybody in the family. उनका परिवार में कोई नहीं रहा। ये साइक्लोन नरगिस की वजह से सभी लोग मर गए, वो अकेले हैं फैमिली में। फिर भी
उनका जो मकान है वो मकान को रिपेयर कर रहे हैं। इसमें हमें एक संदेश मिला कि कोई भी ह्यूमन बीइंग बचना चाहते हैं, एवरी लाइफ इज वैल्यूएबल। और हम जैसे फोरकास्टर्स से, हम जैसे डिजास्टर मैनेजर्स से, हम जैसे कोई अदर स्टेक होल्डर से, हम सभी का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, एक दायित्व है, हम ये इंश्योर करें कि एवरी ह्यूमन बीइंग सरवाइव करे ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स में। तो यही मकसद है कि सभी प्रेजेंटेशन में मैं पहले ये स्लाइड दिखाता हूँ, ये संदेश देने के लिए कि एज ए ह्यूमन बीइंग ईच ऑफ अस हैव ए रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी टू एंश्योर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मैं अभी आपको साइक्लोन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा। 1970 से 2019 तक आप देखेंगे कि 33% जितना हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे बाढ़ होना, ये ड्राउट्स होना, ये साइक्लोन बनना, ये सभी का 33% डिजास्टर्स ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से हुआ है वर्ल्ड वाइड। कोई एक 3 इवेंट आप लेंगे, ये 3 से एक इवेंट साइक्लोन होता है जिसकी वजह से लोग मरते हैं। कोई 10 डिजास्टर आप लेंगे 1970 से 2019, इसमें 7 डिजास्टर होता है जिसमें बिगेस्ट इकोनॉमिक लॉसेस हुआ है, आर्थिक क्षति पहुंचा है सारी वर्ल्ड में। ये ऐसे एक दुर्विपाक है जो 85 डब्ल्यू मेंबर कंट्रीज को इम्पैक्ट करता है। ये ऐसे एक दुर्विपाक है और विपर्जय है जिसमें एक नोटोरियस रिकॉर्ड है हमारा एरिया में। 1970 बांग्लादेश में एक साइक्लोन आया था, इसको हम भोला साइक्लोन बोलते हैं क्योंकि भोला आइलैंड के पास बांग्लादेश को पार किया था। इसमें जो रिकॉर्ड है, इसमें 300,000 पीपल डाइड। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, जो उस पीरियड में थे, शायद कुलकर्णी साहब हम मौजूद है, शायद वो याद करेंगे। 1970 में 300,000 पीपल डाइड इन बांग्लादेश इन वन साइक्लोन, भोला साइक्लोन। सो में इंटरनेशनल एक्सपर्ट कमिटी एक बना हुआ था टू एसेस द हाईएस्ट मोर्टालिटी डिजास्टर्स इन द वर्ल्ड। सो हमने साइक्लोन के बारे में देखा कि बांग्लादेश का जो भोला साइक्लोन है वो नोटोरियस रिकॉर्ड है विथ हाईएस्ट मोर्टालिटी ऑफ 300,000 पीपल। इसके बाद आप देखेंगे इंडिया की बात करें तो 1971 में जब मैं 6 साल का था, एक बहुत बड़ा साइक्लोन पार किया था हमारे तट के आसपास। उसमें 10,000 लोगों का मृत्यु हो गया था। हमारे रिलेटिव्स में कुछ लोग मर गए और कुछ लोग भी घायल हो गए और कुछ लोग भी लापता हो गए, पता नहीं चला। तो इसके बाद फिर 1999 में और एक साइक्लोन आया जो कि सेम डेट में आया, 29 अक्टूबर। इसमें फिर 10,000 लोग मर गए। तब 1971 में तो मैं 6 साल का उम्र के था, मुझे पता नहीं था साइक्लोन क्या है। मैं इसके कविता भी लिखा हूँ इसके बारे में। मगर जब 1999 में मैं मीटरोलॉजिस्ट था, बाय गुड लक और बैड लक, पहले पोस्टिंग मेरा बेंगलोर था और 1998 में मैं ज्वाइन किया भुवनेश्वर में, और 1999 में उड़ीसा सुपर साइक्लोन आया। और एज ए यंग मीटरोलॉजिस्ट तब मैं ही देखा कि ये साइक्लोन क्या, तो मुझे पता नहीं था जब 6 साल की उम्र था 1971 में। 1999 में मैं जानता हूँ कि साइक्लोन क्या है, मगर फिर भी हम असहाय है, हेल्पलेस है, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है। एक इम्पोर्टेंट मैगजीन फ्रंटलाइन एट दैट टाइम लिखे थे कि 1999 सुपर साइक्लोन इज ए साइंटिफिक फेल्योर ऑफ द कंट्री। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था तब, जब ये साइक्लोन क्या है जानते हुए भी हम लोग इसको मैनेज नहीं कर पाए। सिर्फ अर्ली वार्निंग नहीं, सभी कंपोनेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सफिशिएंट नहीं रहा, 10,000 लोग मर गए। और इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे क्या क्या हुआ, विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। मगर आप देखेंगे सारे विश्व में कभी भी कोई जब नए टेक्नोलॉजी आए हैं, इसको पहले इस्तेमाल किया गया है साइक्लोन मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग और वार्निंग सर्विसेज के लिए, क्योंकि दुनिया भर में साइक्लोन एक
सबसे बड़ा खतरा डिजास्टर जैसे माना जाता है और इसको सामना करने के लिए सभी पदक्षेप लिया जाता है। अभी इंडियन साइक्लोन के बारे में बात करें तो सारे वर्ल्ड में लगभग 80 साइक्लोन्स डेवलप होता है और सबसे ज्यादा साइक्लोन्स अराउंड 35 नंबर्स नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में डेवलप होता है और इसके बाद नॉर्थ अटलांटिक और सभी डिफरेंट ओशन बेसिन्स पे। इंडियन ओशन की बात करें तो यहाँ लगभग 5 साइक्लोन डेवलप होता है, बे ऑफ बंगाल में 4 और अरेबियन सी में 1 साइक्लोन डेवलप होता है। जैसे हमारे रीजन में ओनली 5 साइक्लोन डेवलप होता है, यानी टोटल वर्ल्ड में जितना साइक्लोन डेवलप होता है इसका लगभग 7% साइक्लोन्स हमारे रीजन में होता है। इसलिए इसका जो इंटरएनुअल वेरिएशन है, ईयर टू ईयर वेरिएशन जो है वो ज्यादा है और 4 से 1 अरेबियन सी जब होता है, एक अरेबियन सी में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है और 4 साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बनता है। बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन बनने का प्रमुख कारण यही है कि बे ऑफ बंगाल ज्यादा वार्म है अरेबियन सी से। दूसरा रीजन यही है कि ये जो साइक्लोन बनता है नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में ज्यादा साइक्लोन बनता है, वो सभी साइक्लोन अर्थ जो रोटेट करते हैं, इसका एक्सिस डायरेक्ट रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, वो रोटेशनल मोशन की वजह से सभी साइक्लोन्स नॉर्थ वेस्ट दिशा पे, उत्तर पश्चिम दिशा पे गति करते हैं। तो जब साउथ चाइना सी में साइक्लोन उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हैं, वो थाईलैंड, वियतनाम वगैरह कोस्ट के पास आते हैं और आप देखेंगे जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है, थाईलैंड वियतनाम एक नेक लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत थीन स्ट्रक्चर है, मे बी 100 से 200 किलोमीटर। सो जब ये साइक्लोन यहाँ आता है लैंड के ऊपर, ये कंप्लीटली डिसिपेट नहीं करता है, कुछ रेमनांट्स रह जाता है और वो रेमनांट्स फिर अंडमान सागर और बे ऑफ बंगाल में जो पहुंच जाता है, वहां पहुंच के इसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है और फिर साइक्लोन हो जाता है। ये दिखा गया है कि लगभग 2/3 ऑफ लो प्रेशर सिस्टम्स वहां से आता है और 1/3 इन सीटू यानी लोकली डेवलप होता है। यही वजह है क्योंकि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन डेवलप होता है। अरेबियन सी में ऐसे नहीं हो पाता है क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन डेवलप होता है वो दक्षिण प्रायद्वीप तट को पार करने के बाद लैंड एरिया हमारा इतना ज्यादा है कि वो लगभग सभी डिसिपेट हो जाता है। तो फिर भी एग्जाम्पल से कभी कभी बहुत रेयरली बे ऑफ बंगाल साइक्लोन दक्षिण प्रायद्वीप को पार करते हुए अरेबियन सी में पहुंचा है और फिर इंटेंसिफिकेशन भी हुआ है। हम भी एक एनालिसिस किए हैं कि जो साइक्लोन प्रोननेस कितना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट्स में, और ये पता चला कि एंटायर वेस्टर्न ईस्ट कोस्ट साइक्लोन के लिए प्रोन है, मगर डिग्री ऑफ प्रोननेस अलग अलग होता है। जैसे मैं बोल रहा था कि नॉर्थ उड़ीसा वेस्ट बंगाल का कोस्ट है, वहाँ ज्यादा स्टॉर्म सर्ज होता है क्योंकि प्लेन एरिया है और ज्योमेट्रिक शेप भी ऐसा है, इसलिए वो एरिया सबसे ज्यादा खतरनाक है साइक्लोन की वजह से, माने वेरी हाईली प्रोन। इसके साथ साथ जो आंध्र प्रदेश का जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी, मछलीपट्टनम वगैरह, वो भी बहुत साइक्लोन का प्रभाव में प्रभावित होते हैं। इसके साथ साथ जो ब्लू एरिया है हाईली प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स, आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ईस्ट कोस्ट में हाईली प्रोन है। वेस्ट कोस्ट में गुजरात, महाराष्ट्र कोस्ट भी हाईली प्रोन होते हैं। इसके साथ साथ मॉडरेटली प्रोन और लो प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स है। सो ये जो प्रोननेस डिसाइड करने के लिए हम 5 पैरामीटर कंसीडर किए हैं कि कितना साइक्लोन क्रॉस करता है, कितना सीवियर साइक्लोन क्रॉस करता है और कितना विंड स्ट्रेंथ हुआ है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन कितना होता है और स्टॉर्म सर्ज कितना होता है। ये सभी को लेकर इंडेक्स डेवलप करके इसको डिग्री ऑफ प्रोननेस डिफाइन किया गया है। सो आप जानकर खुश होंगे कि ये जैसे अभिजीत जी बोल रहे थे इंट्रोडक्शन पे कि जो भारत देश का जो साइक्लोन फोरकास्टिंग, इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। इसका फोरकास्ट एक्यूरेसी में मोर देन 100% इम्प्रूवमेंट हुआ है ड्यूरिंग पास्ट 10 ईयर्स। आप दुनिया में कोई भी एक उन्नत देश कंसिडर कर लीजिए, अमेरिका हो कि जापान हो कि ऑस्ट्रेलिया हो, उनका पूर्वानुमान के कंपैरिजन में हमारा जो पूर्वानुमान है बात्या के बारे में, साइक्लोन के बारे में, चक्रवात के बारे में, आप देखेंगे ये किसी तरह कम नहीं है। इसका फोरकास्ट एक्यूरेसी सभी डेवलप्ड कंट्री की फोरकास्ट एक्यूरेसी से ज्यादा है और नहीं तक समान है। सो इसकी बजाय इसका आउटकम यही रहा कि आप देखेंगे कि पास्ट 10 ईयर्स का डाटा हमने यहाँ लगाया है 2010 से 2030 तक, और 2021 में 2 साइक्लोन अभी गया आपने देखे हैं। ऐसे कोई भी साइक्लोन नहीं है जो
हमारे तट पार किया है और साइक्लोन से डेथ 100 से ज्यादा हुआ है। ऑफ कोर्स इसमें हमने ओखी साइक्लोन को कंसिडर नहीं किए हैं क्योंकि ओखी साइक्लोन लैंडफॉलिंग साइक्लोन नहीं था। इसी में ऑफ कोर्स 150 से ज्यादा हमारे जो मछुआरे हैं वो खो गए हैं और शायद मृत्यु हो गया होगा। मगर लैंडफॉलिंग साइक्लोन की बात करें, अब देखें कोई ऐसा साइक्लोन भारत देश में नहीं है जिसकी वजह से आपका डेथ 100 या ज्यादा हुआ है। और ये जो सफलता है ये सिर्फ जो आउटकम है सिर्फ इंडिया के अंदर सीमित नहीं है। आप जो एंटायर रीजन बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी को लेकर जितना कंट्री है उस सभी कंट्री में भी नंबर ऑफ डेथ्स कम हुआ है। सो ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ सो मेनी इनिशिएटिव्स। वो कैसे हुआ है? सो ये जो क्वेश्चन है कैसे हुआ है, कौन सा गेम चेंजर था? सो इसका आंसर मैं बोलूं सो मे बी जो ओडिशा सुपर साइक्लोन आया 1999 में वो एक गेम चेंजर था, क्योंकि जब 10,000 लोग मृत्युवरण किए हैं 99 में, एक ह्यू एंड क्राई देश में फैल गया है। प्रश्नवाची आ गया है कि क्या साइंटिफिक एंडेवर काफी नहीं है देश में। तो इसके साथ साथ मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू में भी देश सोचने लगा कि क्या कर सकते हैं, और इसके ऊपर फाइनली 2005 में नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया प्लान हुआ और 2006 में ये काम करना शुरू किया। इसमें 4 कंपोनेंट था। पहला कंपोनेंट था अर्ली वार्निंग सिस्टम का इम्प्रूवमेंट, दूसरा था प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग, तीसरा था प्रिवेंशन, चौथा मिटिगेशन इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइक्लोन शेल्टर्स, डैम्स, एम्बैंकमेंट्स, प्लांटेशंस एक्सेट्रा। तो ये सभी जो है इस वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट था और इसमें सभी कोस्टल स्टेट्स लिए गए थे और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इसको लीड कर रहे थे। इन टाइम 2006 और 7 में जब मिनिस्टर ऑफ आर्ट साइंसेस आ गया तब ये डिसीजन हुआ कि IMD में मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम होगा और मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर हम साइक्लोन वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। और इसकी वजह से हम फिर जो नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो WMO जो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट था उसमें निकल के हम हमारा मिनिस्टर ऑफ आर्ट साइंसेस का IMD का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में भाग लिए हैं और तब से शुरू हुआ जर्नी फॉर पैराडाइम शिफ्ट इन साइक्लोन वार्निंग सर्विसेज एंड वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज। आप जानकर खुश होंगे तब अभी जो डॉक्टर राजीवन साहब हमारे सचिव हैं पृथ्वी मंत्रालय की, वो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, मगर वो पदोन्नति लेते हुए वो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेस से जाकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए और तब मुझे ये मौका मिला कि मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेदर फोरकास्टिंग का भार संभाला। और इसके बाद 2 प्रोजेक्ट लिया गया हाथ में, एक तो है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, दूसरा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ साइक्लोन वार्निंग सर्विसेज। सो इसको देखते हुए इसका सुफल आने लगा 2010 से, और जो आप देख रहे हैं कि कैसे जानमाल का नुकसान कम हुआ है। सो ये जो मैं स्टोरी आपको बताया, इससे ज्यादा और साइक्लोन के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो साइक्लोन है एक सिस्टम, ऐसा वेदर सिस्टम है जिसका साइज लगभग 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर है, और हम इसको साइक्लोन बोलते हैं जब इसका जो विंड स्पीड है एटलीस्ट 62 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। और साइक्लोन के अंदर विंड घूमता रहता है एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और क्लॉकवाइज इन साउथर्न हेमिस्फीयर, और ये साइक्लोन ट्रॉपिकल एरिया में डेवलप होता है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। और इसका साइज 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर होता है, इसको सिनॉप्टिक स्केल वेदर सिस्टम बोलते हैं, जैसे मानसून एक प्लैनेटरी स्केल सिस्टम है। और इसको नॉन फ्रंटल सिस्टम बोलते हैं क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यूजुअली विंटर सीजन पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करता है, कोई ऐसा सिस्टम ऐसा नहीं है। सो ये कोई वार्म फ्रंट या कोल्ड फ्रंट नहीं है जो USA और UK वगैरह में दिखाई देता है। सो इसलिए ये एक नॉन फ्रंटल सिस्टम है, और इसमें जो क्लाउड दिखाई देता है वो क्लाउड बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक अच्छा शेप लेते हैं, इसलिए ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हुए
इसका नाम ट्रॉपिकल साइक्लोन रखा गया है। और डिफरेंट एरिया में इसका नाम अलग अलग है। वेस्टर्न पैसिफिक में इसको टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, मेक्सिको में कोरांजो, फिलीपींस से बाजियस, और हमारा सीजन एरिया में साइक्लोन्स, अटलांटिक में हरिकेन्स बोला जाता है। ये एक साइक्लोन का सैटेलाइट पिक्चर है, साइक्लोन नरगिस का, जिसके बारे में मैं बोल रहा था। 140,000 पीपल डाइड इन म्यांमार। आप देखेंगे कि इसमें 4 अंग होते हैं कोई साइक्लोन का। एक होता है कि जो सेंट्रल पार्ट होता है, आप देखेंगे ये एक यहाँ सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा है, कभी कभी सर्कुलर होता है, कभी कभी एलिप्टिकल होता है, जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर का सैटेलाइट पिक्चर में मतलब होता है कि कोई क्लाउड नहीं है, और व्हाइट कलर इंडिकेट करता है कि बहुत सारे क्लाउड हैं। सो ये जो सेंट्रल पार्ट है ये क्लाउड फ्री एरिया है, और डे टाइम में यहाँ कोई एरिया में रहेगा तो वहाँ आप सनशाइन देख सकते हैं, नाइट में आप स्टार्स देख सकते हैं। विंड्स यहाँ नहीं होता है, विंड बहुत कम रहता है। ये एरिया जो आप देख रहे हैं सर्कुलर या एलिप्टिकल हो सकता है, कभी रेगुलर हो सकता है, कभी रेगुलर हो सकता है, इसको आई बोला जाता है। ये साइक्लोन का सेंटर है, इसको आई बोला जाता है। इसका डायमीटर 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक हो सकता है। ऑन द एवरेज इसका डायमीटर 50 किलोमीटर होता है। यहाँ एक्चुअली क्या होता है कि ऊपर से नीचे एयर पास करता है और सिंकिंग मोशन होता है। सिंकिंग मोशन जब होता है वहाँ कोई क्लाउड डेवलप नहीं हो पाता है। जब एयर ऊपर जाता है तब क्लाउड डेवलप होता है, क्योंकि एयर जो ऊपर जाता है वो एयर में मॉइस्चर होगा, तो मॉइस्चर अपर लेवल में कोल्डर एयर के संस्पर्श में आता है और यहाँ कंडेंसेशन होकर क्लाउड फॉर्मेशन करता है और वाटर पार्टिकल फॉर्मेशन करता है। और नीचे जब एयर मास आ रहे हैं वो वार्मिंग एरिया को आ रहे हैं, इसलिए जो भी मॉइस्चर होगा वो इवापोरेट कर जाता है और क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। यही वजह है क्योंकि आप जो सेंट्रल रीजन में कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है, कि कोई तेज हवा भी नहीं होता है। मगर इसके चारों तरफ जो क्लाउड आप देख रहे हैं बहुत हाईली डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड्स होते हैं। बहुत व्हाइट फेस जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक वॉल जैसे होता है। क्लाउड्स इतना ऊंचा होता है कि इट कैन गो अप टू हाइट ऑफ 12 to 15 किलोमीटर्स। सो बहुत डीप कन्वेक्टिव क्लाउड्स होता है, थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स होता है। और ये एरिया लगभग विड्थ में 100 से 150 किलोमीटर हो सकता है, और इसको वॉल क्लाउड यानी आई वॉल बोला जाता है। ये एक रिंग ऑफ कन्वेक्टिव क्लाउड्स है और इसमें सबसे ज्यादा बारिश होता है और इस एरिया में सबसे ज्यादा तेज हवा भी चलता है। आप सिर्फ अनुमान करिए कि यहाँ जैसे हमारा विलेज है, अभी ये वॉल क्लाउड एरिया में है, यहाँ अभी बहुत सारे बारिश हो रहे हैं, तेज हवा भी चल रहा है, मगर धीरे धीरे ये साइक्लोन हमारे गांव की तरफ जा रहे हैं। जैसे ये लाइन में दिखा रहा हूँ, जाएगा तो फिर आधा घंटा और 1 घंटे के बाद ये आई हमारे गांव पर आ जाएगा। जब गांव पर हमारा आई आ जाएगा तब इमीडिएटली रेनफॉल बंद हो जाएगा और विंड्स बंद हो जाएगा। हमको लगेगा कि शायद साइक्लोन चला गया है, मगर साइक्लोन गया नहीं। अभी साइक्लोन का आई है हमारा गांव के ऊपर और अभी टेम्पररीली ऐसे बंद हो गया, सनशाइन भी आ गया, हम खुश हो गए, हम निकल गए बाहर। और आधा घंटे के बाद यानी 1 घंटे के बाद फिर डेंस डाउनपोर शुरू हो जाएगा, हेवी रेनफॉल शुरू हो जाएगा, अगेन विंड शुरू हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में पहले विंड आ रहा था अपोजिट डायरेक्शन में विंड चला जाएगा। सो फिर डिवास्टेशन शुरू हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि पहला एक साइक्लोन चला गया और दूसरा साइक्लोन आ रहा है, ऐसा नहीं है, वही एक ही साइक्लोन है। इसका फ्रंट सेक्टर गया था, अभी इसका रियर सेक्टर आ रहा है। इसलिए जो एरिया में आई पास करता है उस एरिया में 2 बार वॉल क्लाउड यानी आई वॉल रीजन आता है, इसलिए सबसे ज्यादा डिवास्टेशन वही एरिया में होता है। इसलिए सेंटर के चारों तरफ 100 किलोमीटर तक सबसे ज्यादा डिवास्टेशन होता है जब कोई साइक्लोन तट को पार करता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ एक स्पाइरल बाइंडिंग, जैसे हम कोई नोटबुक को स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं। आप देखिए एक स्पाइरल बाइंडिंग आकर सेंटर की तरफ जा रहे हैं, यह एक स्पाइरल बाइंडिंग आकर सेंटर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ भी एक जा रहे हैं। ये जो स्पाइरल बाइंडिंग होता है, इस स्पाइरल बाइंडिंग के अंदर भी कन्वेक्टिव क्लाउड्स होते हैं, ज्यादा बारिश होता है और विंड्स भी धीरे धीरे स्पाइरल बाइंडिंग के हिसाब से सेंटर से जाते हुए धीरे धीरे कम होता रहता है, बारिश भी कम होता रहता है। ये जो स्पाइरल बाइंडिंग्स जितना ज्यादा होगा कोई एक साइक्लोन के साथ, वो साइक्लोन इतना इंटेंस होगा। और ये आई जितना छोटा होगा साइक्लोन से इतना इंटेंस होता है, आई जितना बड़ा होता है साइक्लोन इंटेंसिटी कम होता है। और इसके बाद काफी दूर में साइक्लोन के दूर से भी आपका थंडर स्क्वाल डेवलप होता है, थंडर क्लाउड डेवलप हो सकता है। जैसे आपको याद होगा इस बार जब साइक्लोन
सी पर था साइक्लोन यस। केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्क्वाल आ गया एक दिन पहले 25 तारीख को, दैट इज साउथ ऑफ भद्रक डिस्ट्रिक्ट। एंड वहाँ भी पेड़ गिर गए, बहुत सारे नुकसान भी हो गया। इसके साथ साथ कोई एक टोर्नाडो भी डेवलप हो गया हुगली डिस्ट्रिक्ट में इन गंजटी वेस्ट बंगाल। सो ये सभी थंडरस्क्वाल डेवलप हो सकता है इन द फॉरवर्ड सेक्टर ऑफ द साइक्लोन और इन द रियर सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं कि थंडरस्टॉर्म सेल्स, आउटर सेल्स यू कैन से। ऐसे ही सो आपका चारों अंग होता है, आई वॉल, स्पाइरल बैंड्स एंड कन्वेक्टिव सेल्स। सो इस इंटेंसिटी जब आप देख रहे हैं साइक्लोन ऐसे ऑल ऑफ अ सडन थंडरस्टॉर्म होता है जैसे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मगर साइक्लोन ऐसे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू नहीं होता है। अभी ब्लू स्काई है, आधा घंटे के बाद आपको थंडरस्टॉर्म हो सकता है, मगर साइक्लोन ऐसे नहीं होता है। साइक्लोन का एक लाइफ पीरियड है। साइक्लोन एक प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम से डेवलप करता है, यानी विदाउट एनी लो प्रेशर एरिया आपको साइक्लोन मिलेगा नहीं। पहले लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, जहाँ की आपको प्रेशर सेंटर में लो होता है, आउटसाइड प्रेशर कम होता है। जहाँ प्रेशर सेंटर में लो होता है, आउटसाइड ज्यादा होता है। विंड्स ब्लो होता है हाई प्रेशर सेल से लो प्रेशर सेल्स को। जब विंड्स हाई प्रेशर सेल से लो प्रेशर सेल्स को ब्लो होता है तब ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ पाता है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है इसका एक्सिस पर चारों तरफ। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड राइट साइड को डिफ्लेक्ट होता है, इन सदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्ट होता है। आप जस्ट अनुमान करिए, एक लो प्रेशर एरिया है यहाँ और आपका विंड्स ब्लो हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लो प्रेशर एरिया। जब आ रहे हैं ये राइट साइड इसको डाइवर्ट होगा, फिर वहां आ रहे थे राइट साइड डाइवर्ट होगा। ऐसे होते हुए इसका मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज हो जाता है। आप अभी इसको कंपेयर करने के लिए और सोचने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, एक ग्लोब ले लीजिए जो बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्योग्राफी यूज किया जाता है। आप ग्लोब को आप स्थिर रखिए, माने स्टेशनरी रखिए, और बच्चों को बोलिए कि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए इक्वेटर से पोल। आप देखें कि वो इजीली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेगा इक्वेटर से पोल एलोंग एनी लॉन्गिट्यूड। मगर इसके बाद आप करिए कि आप बोलो फिर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, मगर इन द मीन टाइम आप ग्लोब को रोटेट करिए वेस्ट टू ईस्ट, जस्ट लाइक अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। आप देखेंगे द चाइल्ड अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएगा। उनका जो लाइन है सभी टाइम राइट को डिफ्लेक्ट होगा। आप बोलेंगे देखो मैं एक जादूगर बन गया हूँ, मगर ये कुछ जादू नहीं है। इसका वजह है कि कोई एक फोर्स जरूर होता है कि न्यूटन्स लॉ के हिसाब से विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स आपका कोई मोशन चेंज नहीं हो सकता है। अभी जो डिफ्लेक्शन हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, इसकी जरूर कोई वजह है। वो वजह होता है कि एक एक्सटर्नल फोर्स है। वो फोर्स कहाँ से आया? जो आप रोटेट किया ग्लोब को, दैट मीन्स रोटेशन ऑफ आर्स की वजह से एक फोर्स आता है। ये फोर्स कोरियलिस पहले देखे थे और इसको बोले थे कि अपरेंट फोर्स को कोरियलिस फोर्स। वो कोरियलिस फोर्स जो होता है ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है। वो जब एयर मूव हो रहा है इसको डिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स राइट, इसकी वजह से आपका एंटी क्लॉकवाइज मोशन होता है साइक्लोन के अंदर। नाउ आप एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए, स्क्रू को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करिए। जब आप स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर के जरिए आप रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज, आप क्या देखेंगे कि स्क्रू इज लिफ्टिंग ऑफ, स्क्रू ऊपर जा रहा है। आप स्क्रू को ओपन कर रहे हैं। आप स्क्रू टाइट करना चाहते हैं तो आप स्क्रू ड्राइवर को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ऐसे ही यहाँ जब आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर के एरिया की वजह से विंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तब आपका वो विंड बाय एयर पार्सल ऊपर जाएगा, जैसे क्रू ऊपर जाता है। जब एयर पार्सल ऊपर जाएगा, हमको राइम्स पता है, हाई यू गो कूलर यू फील। सो अपर एटमॉस्फेयर में आपको कूलिंग है, इसलिए जब 5-6 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा वो कोल्ड एटमॉस्फेयर के संस्पर्श में आएगा। तो कोल्ड एटमॉस्फेयर की वजह से वो जो वार्म एयर पार्सल ऊपर गया था, मॉइस्ट एयर पार्सल, वो वहाँ कंडेंसेशन होगा और स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉप्स फॉर्मेशन होगा। इसको हम क्लाउड्स बोलते हैं और क्लाउड से फिर हमको बारिश मिलता है। ये है टोटल वाटर साइकिल। सो ये आपको जानने के लिए कैसे कंडेंसेशन हो रहा है, आप एक बॉइलिंग पॉट ले लीजिए और इमीडिएटली उनका जो लीड है निकाल दीजिए। आप देखेंगे टोटल स्पॉट आ जाएगा। वो स्पॉट इसलिए आ गया क्योंकि वार्म लीड जो था, जो बाहर आप निकाल दिए, वो भी कोल्ड एयर के संस्पर्श में आ गया। इसकी वजह से जो वार्म वाटर वेपर था वो कंडेंस होकर वाटर बन गया। सो ये प्रोसेस जारी रहे तो फिर लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे डिप्रेशन हो जाता है, ज्यादा प्रेशर फॉल होता है, विंड शिफ्ट बढ़ता है, फिर डीप डिप्रेशन हो जाता है, साइक्लोन स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, और फिर सुपर साइक्लोन स्टॉर्म बन जाता है। सो ये ज्यादा इंटेंसिफिकेशन होने के लिए आपको फिर क्या चाहिए? कोई जैसे विंड बढ़ रहा है, इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, इसकी वजह से आपको एनर्जी चाहिए। दो तरह की एनर्जी इसमें जरूरत होता है। एक तो होता है कि जो एनर्जी
जो आपका मॉइस्चर के वजह से आता है और एक एनर्जी हीटिंग की वजह से आता है। सो हीट एंड मॉइस्चर दोनों सफिशिएंट लेवल होंगे सी के ऊपर, इसलिए कोई भी साइक्लोन सी के ऊपर ही डेवलप होता है। जब लैंड को आ जाता है वो वीक हो जाता है। ये एक पिक्चर है, आप देख लीजिए कि कैसे दिखाई देता है साइक्लोन। लेफ्ट हैंड साइड में एक साइक्लोन पिक्चर है राडार में, और राडार में देख सकते हैं ये सेंटर में जो गोल्ड ब्लैक एरिया देख रहे हैं आई है, इस तरफ ये जो एरिया ये आई वॉल है। फिर इसके बाद और एक ब्लैक एरिया आपको दिखाई दे रहा है, वो अगेन एक आई है। इसके बाद फिर और एक आई वॉल आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है कि डबल आई वॉल स्ट्रक्चर। और डबल आई वॉल जिसका होता है वो ज्यादा इंटेंस होता है, इसको इनर आई बोलते हैं, इसको आउटर आई, इनर आई वॉल, आउटर आई वॉल। ये भी धीरे धीरे एक प्रोसेस है, सिंगल आई से डबल आई होता है, फिर डबल आई से फिर सिंगल आई होता है। राइट हैंड साइड में आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये डॉपलर वेदर रडार है। सो डिफरेंस यही है सिंगल जो सिंपल रडार डॉपलर रडार में। डॉपलर रडार में आप कितना बारिश हो रहा है इसको भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं, विंड्स कैसे चल रहे हैं आप एस्टिमेट कर सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। सो आजकल हमारे पास डॉपलर रडार है, टोटल 30 डॉपलर रडार कंट्री में है। और ये पिक्चर में भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक आई वॉल, स्पाइरल बैंड्स और आउटर मोस्ट स्पल लाइन्स। सो ये एक और एक पिक्चर है, यू कैन जस्ट सी साइक्लोन निसर्ग का ये पिक्चर है जो जैसे क्रॉस किया था महाराष्ट्र कोस्ट को। सो आप देख सकते हैं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है जब ये लैंडफॉल करता है। सो लाइफ साइकिल ऑफ साइक्लोन में देखें तो यूजुअली 4 स्टेज होता है लाइफ साइकिल में। फॉर्मेटिव स्टेज होता है जो कि फ्यू डेज होता है। फॉर्मेटिव स्टेज का मतलब होता है कि साइक्लोन सर्कुलेशन से लो प्रेशर एरिया बना, फिर डिप्रेशन बना, डीप डिप्रेशन बना, फिर साइक्लोन हो गया, ये फॉर्मेटिव स्टेज। फिर आता है कि इमेच्योर स्टेज, फिर साइक्लोन से सीवियर साइक्लोन हो रहा है, वेरी सीवियर साइक्लोन हो रहा है, मेच्योरिटी तक पहुंचा, वो भी हाफ डे से 2-3 डेज लग जाता है कभी कभी। मेच्योर स्टेज में इसका कोई इंटेंसिटी बढ़ता नहीं, इंटेंसिटी सेम रहता है, मगर साइज बढ़ सकता है। तब जब इंटेंसिटी सैचुरेटेड हो जाता है फिर साइज इसका बढ़ता है। तो मेच्योर स्टेज हाफ डे से 2 to 3 डेज भी ले सकते हैं। और वंस कंप्लीट हो जाते हैं फिर डीके स्टेज शुरू हो जाता है। यूजुअली साइक्लोन डीके होता है जब साइक्लोन लैंड के ऊपर आ जाते हैं, और कभी कभी साइक्लोन डीके हो जाते हैं जब कोई कोल्डर सी सरफेस के ऊपर आ जाता है, और नहीं तो कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो जाता है, विंड स्पीड बढ़ जाता है अपर एटमॉस्फेयर में कंपेयर टू लोअर एटमॉस्फेयर, तब भी साइक्लोन वीक हो जाता है। सो साइक्लोन वीक होने का बहुत सारे कारण है। कभी कभी 2 साइक्लोन साथ ही साथ डेवलप हो जाते हैं, तो एक साइक्लोन इंटेंसिफिकेशन होता है, एक साइक्लोन वीक भी हो जाता है। और हमारे एरिया में जो साइक्लोन डेवलप होते हैं उनका लाइफ पीरियड लगभग 5 दिन होता है, मगर नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में लगभग पीरियड 7 to 10 डेज होता है। ये आपका वर्टिकल स्ट्रक्चर है साइक्लोन का। लगभग आप देखेंगे कैसे साइक्लोन में विंड्स फ्लो होता है, और ऐसे ही विंड्स फ्लो होता है एंटी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स सेंटर जाता है। और ये साइक्लोन यूजुअली मूव करता है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जैसे मैं बोल रहा था, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये साइक्लोन का एक हॉरिजॉन्टल स्लाइस है, यू कैन से। हॉरिजॉन्टल स्लाइस के अंदर आप देख सकते हैं कि विंड कैसे घूम रहा है। आप जानकर खुश होंगे कि ये साइक्लोन जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड साइक्लोस से आया है। इसको हेनरी पेडिंगटन जो रापोर्टियर थे कलकत्ता में, उन्होंने इसको नामकरण किए थे। उन्होंने इसलिए नामकरण ऐसे किया था क्योंकि तब जब शिप्स वगैरह आ रहे थे ब्रिटेन से कलकत्ता तक आ रहे थे, वेस्ट बंगाल में वो डैमेज हो रहे थे साइक्लोन की वजह से, उनको पता नहीं था। सो सभी जो कैप्टन्स को बोला गया कि आप लोग मेंटेन करें, लॉग मेंटेन करें। उनका लॉग बुक लेकर, जो मैग्नेटिक कंपास लेकर वो लोग डायरेक्शन और सी सरफेस को लेकर विंड एस्टिमेट कर रहे थे। इसको लेकर लॉग बुक को लेकर हेनरी पेडिंगटन ने एनालिसिस किया। उन्होंने देखा कि ये जो विंड्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं अराउंड द सेंटर, और उन्होंने देखा कि तब तो ये जो मॉस्किटो कॉइल नहीं था जो हम आजकल यूज कर रहे हैं मॉस्किटो मारने के लिए, मगर स्नेक चार्मर का बास्केट था। स्नेक चार्मर बास्केट के अंदर जो स्नेक जैसे रहता है, आप कभी देखे होंगे, जो कॉइलिंग ऑफ स्नेक, उन्होंने यही रिजेम्बलेंस ले लिया। और ग्रीक वर्ड कॉइलिंग ऑफ स्नेक में होता है साइक्लोस। So from the Greek word cyclos, the system was named as cyclone. So ये जो डेप्थ है, इसको डेप्थ के हिसाब से हम 3 लेयर देखते हैं। एक इनफ्लो लेयर नीचे है of 2 से 3 किलोमीटर, something like that. Then middle layer, then comes the outflow layer. So inflow layer means incoming winds को ज्यादा होता है, outflow layer means out चला जाते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ सभी winds incoming है, जैसे मैं स्क्रू का एग्जाम्पल दे रहा था, जब इनकमिंग एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, सभी ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ ऊपर लेवल पे ये आउटफ्लो हो रहा है। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि वॉल क्लाउड रीजन में सबसे ज्यादा
क्लाउड डेवलप होता है और धीरे धीरे क्लाउड का हाइट कम होता रहता है। सो इन द मिडिल लेवल इनफ्लो और आउटफ्लो बैलेंस हो जाता है और ज्यादा आउटफ्लो होता है अपर लेवल। आपका विंड का वेरिएशन देखिए साइक्लोन के अंदर आप देखेंगे, जैसे मैं बोल रहा था आई के अंदर विंड नहीं होता है, काम विंड होता है, वेरिएबल विंड होता है और विंड सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है वॉल क्लाउड रीजन पे। और राइट साइड और लेफ्ट साइड आप कंपेयर करें तो राइट साइड में सबसे ज्यादा विंड्स होता है, क्योंकि जो डायरेक्शन में साइक्लोन जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में राइट साइड में विंड का जो साइक्लोन का जो मूवमेंट का स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हैं और विंड स्पीड यहाँ 120 किलोमीटर से है तो 120 प्लस 20 140 किलोमीटर हो जाता है राइट साइड पे। मगर लेफ्ट साइड में क्या होता है और अपोजिट हो जाता है, इसलिए 120 माइनस 20 100 किलोमीटर हो जाता है। इसलिए कभी भी साइक्लोन में विंड्स सिमेट्रिकल नहीं होता है, एसिमेट्रिक होता है और राइट साइड में ज्यादा विंड होता है, लेफ्ट साइड में कम विंड होता है। इसलिए जहां साइक्लोन लैंड को क्रॉस करता है इसका राइट साइड में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सिर्फ विंड की वजह से नहीं, राइट साइड में ज्यादा स्टॉर्म सर्ज होता है, राइट साइड में भी कभी कभी साइक्लोन में ज्यादा बारिश भी होता है। सो मल्टी हैजार्ड इम्पैक्ट राइट साइड में ज्यादा रहता है। और प्रेशर आप देखेंगे, प्रेशर ज्यादा यूनिफॉर्म होता है, ये प्रेशर कम कम के मिनिमम होता है सेंटर पे, फिर प्रेशर बढ़ जाता है आउटमोस्ट। इसका टेम्परेचर विंड स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन देखें वर्टिकली तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर 300 हेक्टोपास्कल यानी एट अ हाइट ऑफ अबाउट 9 to 12 किलोमीटर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। वार्म एनोमली आप देखेंगे टेम्परेचर एनवायरमेंट के हिसाब से ज्यादा वार्म होता है। इसीलिए हम जो फोरकास्टर होते हैं हम क्या करते हैं कि 300 SPA यानी 9 to 12 किलोमीटर हाइट के अंदर देखते हैं भाई दिन भर दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है गिर रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये अनुमान हम लगाते हैं कि ये इंटेंसिफिकेशन हो रहा है कि इंटेंसिफिकेशन होगा। सो ये जस्ट एग्जांपल दिया हूँ। और जो आप ये विंड स्पीड देख रहे हैं एक्चुअली साइक्लोन का सरफेस में सबसे ज्यादा विंड स्पीड नहीं होता है, एट अ हाइट ऑफ अबाउट 1 to 1.2 किलोमीटर सबसे ज्यादा विंड्स होता है और 1.5 समटाइम्स ऑल्सो। सो इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी कोई साइक्लोन का विंड हम बोलते हैं कि विंड स्पीड अभी 150 किलोमीटर पर है, वो विंड स्पीड एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स है और 3 मिनट एवरेज विंड स्पीड है। मगर कोई जैसे 15 फ्लोर मकान में रहता है कि 20 फ्लोर मकान में रहता है, वहाँ विंड्स यहाँ से ज्यादा होगा और सरफेस में ग्राउंड फ्लोर रहता है विंड्स थोड़ा से कम होगा। सो विथ हाइट विंड्स डिफरेंट होता है, अकॉर्डिंगली डैमेज भी डिफरेंट तरीके का होता है। सो ये WL स्ट्रक्चर का मैं बोल रहा था, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ और मैं सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहता हूँ कि जो साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन दोनों अलग अलग चीज होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल एरिया में बनता है, तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यूजुअली USA यूके मिड लैटिट्यूड एरिया में बनता है। जब ट्रॉपिकल साइक्लोन में लोअर लेवल यानी सरफेस के पास आपका विंड स्पीड मैक्सिमम है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में विंड स्पीड ज्यादा होता है एट द अपर लेवल, एट हाइट ऑफ 8 to 12 किलोमीटर विंड स्पीड ज्यादा है, नीचे विंड स्पीड ज्यादा नहीं होता है। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है इसे वार्म कोर सिस्टम है, इसका सेंटर में ज्यादा वार्मिंग होता है और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में ऐसा नहीं होता है। और कारण देखेंगे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बनता है वहाँ बारोट्रॉपिक प्रोसेस होता है। बारोट्रॉपिक प्रोसेस का मैं इस आसान से ही समझाना चाहता हूँ। अब बे ऑफ बंगाल में जैसे इक्वेटर से शुरू करके आप हेड बे ऑफ बंगाल माने भुवनेश्वर कलकत्ता कोस्ट के आसपास आप जाएंगे, आप देखेंगे टेम्परेचर में हार्डली कोई डिफरेंस है, माने 1-2 डिग्री या 3 डिग्री डिफरेंस होगा। मगर आप टेम्परेचर देखेंगे जैसे दिल्ली टू वाशिंगटन, दिल्ली टू मॉस्को, आप देखिए बहुत सारे डिफरेंस है टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर ज्यादा डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं लार्ज टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, वो सिस्टम बारोक्लिनिक प्रोसेस होता है। और जहाँ टेम्परेचर ज्यादा नहीं है जैसे मैं बताया आपको ट्रॉपिकल रीजन पे, इसको हम बारोट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं, बारोट्रॉपिक सिस्टम बोलते हैं। ये बारोट्रॉपिक सिस्टम के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होता है और बारोक्लिनिक प्रोसेस के अंदर मिड लैटिट्यूड साइक्लोन डेवलप होता है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है और लेफ्ट हैंड साइड में ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। सिमिलरली आपने देखा होगा टोर्नाडो होता है। टोर्नाडो में क्या होता है कि ये एक बहुत स्मॉल स्केल सिस्टम है, 1-2 विलेज को इम्पैक्ट करता है और इसका इंटेंसिटी लगभग इतना हो सकता है जितना साइक्लोन का होता है। इसमें भी विंड स्पीड आपका 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक जा सकता है, मगर इसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड है, ओनली फ्यू मिनट्स के लिए और ओनली फ्यू विलेजेस के लिए। जबकि साइक्लोन एक सब कॉन्टिनेंट को, एंटायर साउथ एशिया को प्रभावित कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो साइक्लोन आया था आप देखेंगे इसका जो ताउते था
तो श्रीलंका मालदीव से शुरू करते कंप्लीट वेस्ट कोस्ट जाते हुए और यहाँ नेपाल और चाइना तक इसका क्लाउड गया और बारिश भी कराया। सो ये एक बड़ा स्केल सिस्टम होता है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है और टोर्नाडो का इम्पैक्ट कम होता है। और यहाँ भी टोर्नाडो में भी आपका एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट होता है, बट देयर आर सर्टेन केसेस लाइक टोर्नाडो। ओनली डिफरेंस यही है टोर्नाडो साइक्लोन के बीच में कि जो वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल वेलोसिटी जो है साइक्लोन के अंदर कम होता है और टोर्नाडो के अंदर वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के आसपास होता है, सेम होता है। इसीलिए टोर्नाडो में क्या होता है कि वो चीजों को उठा के फेंक देता है दूसरा जगह पर। लेफ्ट साइड में एक टोर्नाडो का एग्जांपल है जहाँ आप देख रहे हैं एक फनल सेट क्लाउड डेवलप होता है, इसमें वो पिकअप कर लेता है जो नीचे का सामान होता है उसको लेकर कहाँ फेंक देता है, और ये एक साइक्लोन का पिक्चर होता है। जब टोर्नाडो वाटर सरफेस में डेवलप होता है इसको हम वाटर स्पाउट्स पढ़ते हैं। ओके, सो देयर आर माने जो साइक्लोन बनने के लिए मैं जो आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था 6 पैरामीटर होता है। एक होता है कि तीनों होता है कि थर्मल पैरामीटर्स और तीनों होते हैं डायनामिकल पैरामीटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है आपका सी सरफेस टेम्परेचर और ओशन थर्मल एनर्जी। इसका मतलब है कि सी सरफेस टेम्परेचर एटलीस्ट 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इससे कम टेम्परेचर होने से साइक्लोन डेवलप नहीं होता है। और जो ओशन थर्मल एनर्जी इसको बोलते हैं हम, जो कि एनर्जी ट्रैप्ड है, जैसे अपर सरफेस ऑफ द ओशन आप देखेंगे वो बहुत वार्म होता है जहां टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वो लेयर आप लीजिए जहां टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, वो लेयर में आप टेम्परेचर को लेकर हीट एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना एनर्जी होता है इसको बोला जाता है ओशन हीट कंटेंट और ओशन थर्मल एनर्जी। वो ओशन थर्मल एनर्जी एटलीस्ट 50 किलोजूल पर सीएम स्क्वायर होना चाहिए, और जब ज्यादा हो जाता है ज्यादा फेवरेबल होता है जेनेसिस के लिए और इंटेंसिफिकेशन के लिए। और अपर एटमॉस्फेयर है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब ओनली साइक्लोन में जो मैं बोला कि एयर पार्सल ऊपर गया वार्म एंड मॉइस्ट एयर पार्सल वो मिडिल ट्रोपोस्फीयर पहुंचा, मिडिल ट्रोपोस्फीयर में ह्यूमिडिटी होगा तो फिर वहाँ कंडेंसेशन जो हो गया फिर एटमॉस्फेयर लाइटर हो जाएगा, वार्म होगा और फिर ऊपर जाएगा और ये प्रोसेस चालू रहेगा। माने लोअर लेवल में कन्वर्जेंस होता रहेगा बिकॉज ऑफ लो प्रेशर सिस्टम्स, और अपर लेवल में ऐसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वार्मिंग की वजह से अप टू मिडिल ट्रोपोस्फियर वहाँ भी आपका लेटेंट रिलीज होगा और एयर पार्सल ऊपर जाएगा, डीप कन्वेक्टिव क्लाउड चलता रहेगा। ये प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस चालू रहता है, इसको बोला जाता है कंडीशनल इंस्टेबिलिटी ऑफ सेकंड काइंड। सो जो थंडरस्टॉर्म में होता है, थंडरस्टॉर्म में सिर्फ फर्स्ट काइंड इंस्टेबिलिटी होता है, ऊपर चला जाता है और थंडरस्टॉर्म डेवलप हो जाता है। और ये डिफरेंस होता है थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट और साइक्लोन डेवलपमेंट के बिटवीन। कि थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट में आपका मिडिल लेवल में ड्राई होता है, जितना ड्राई होगा मिडिल लेवल आपका थंडरस्टॉर्म इतना इंटेंस होगा, इतना खतरनाक होगा। मगर साइक्लोन केस में मिडिल लेवल आपका वार्म एंड मॉइस्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका ज्यादा डीप कन्वेक्टिव क्लाउड बन सकता है। वो कंडीशनल इंस्टेबिलिटी ऑफ सेकंड काइंड इंश्योर करेगा कि एटमॉस्फेयर अनस्टेबल रहे और ज्यादा से ज्यादा डीप कन्वेक्टिव क्लाउड बने और साइक्लोन इंटेंसिफिकेशन होता रहे। और फिर डायनामिक पैरामीटर्स आप देखेंगे तो रिलेटिव वर्टिसिटी इसको बोलते हैं, जो कि मेजर ऑफ रोटेशन, माने एयर पार्टिकल रोटेट कर सकेगा अराउंड इट्स ओन एक्सिस। वर्टिसिटी ज्यादा होता है तो ज्यादा अपवर्ड मोशन होगा, ज्यादा कन्वेक्टिव क्लाउड्स डेवलप होगा एंड हेंस साइक्लोन इंटेंसिफिकेशन होगा। और वर्टिकल विंड सर ऐसा है, मैं एग्जांपल देता हूँ, जो आप एक अम्ब्रेला लेकर जा रहे हैं और बहुत विंडी डे है, आप देखेंगे आप जितना आप पकड़ के रखे अम्ब्रेला विल बी टिल्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड। सो ये जो टिल्ट होगा इसका वजह यही है कि विंड ज्यादा है अपर लेवल पे, लोअर लेवल आपका पैर के पास आप गिर नहीं पा रहे, पैर के पास इतना विंड नहीं है। तो साइक्लोन में लोअर लेवल में विंड कम हो और फिर अपर लेवल में विंड ज्यादा हो जाए, जैसे विंड डिफरेंस ज्यादा आ जाए तो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट हो जाता है और जो एनर्जी रिलीज हो रहा है मिडिल ट्रोपोस्फियर वो सभी शियर्ड हो जाता है, क्लाउड भी शियर्ड हो जाता है। इसलिए वो क्लाउड वर्टिकल डेप्थ बढ़ा नहीं पाता है और साइक्लोन में ज्यादा इंटेंस नहीं हो पाता है। और ऑपोजिट होता है, जब डिफरेंस कम होता है विंड का तो फेवरेबल हो जाता है और साइक्लोन इंटेंसिफिकेशन होता है। सो ये सभी रीजन है, जैसे हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया आपको, थर्मल रीजन्स और डायनामिकल रीजन्स, जिसकी वजह से साइक्लोन इंटेंसिफिकेशन होता है। और एक बहुत से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोरियलिस पैरामीटर, जैसे हमने बताया कि ये डिफ्लेक्टिंग मोशन जो हो रहा है इसके लिए कोरियलिस फोर्स चाहिए, इसलिए आपको मिनिमम कोरियलिस फोर्स चाहिए जैसे साइक्लोन बन सकता है। वो मिनिमम कोरियलिस फोर्स यूज वाले 5 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ
अवेलेबल होता है। इसलिए इक्वेटर के आसपास कभी साइक्लोन डेवलप नहीं होता है। कोई नजर नहीं है कि साइक्लोन इक्वेटर पास डेवलप हुआ है और साइक्लोन इक्वेटर क्रॉस किया है, कभी नहीं होता है। मगर देखा गया है कि 5 डिग्री नहीं है, 3 डिग्री से भी साइक्लोन डेवलप हो सकता है। ओके, सो वही चीज जो मैं एक्सप्लेन किया, इसको मैं दिखाया हूँ डायग्राम के हिसाब से, सो मैं इसको छोड़ देता हूँ। और अभी मैं साइक्लोन मूवमेंट के बारे में आपको बताऊं तो साइक्लोन एक कर्क जैसा है। आप कोई नदी में कि समुद्र के पास आप जाएंगे, एक कर्क फेंक दीजिए, आप देखेंगे वेव जैसा जा रहे हैं, आपका कर्क भी ऐसे ही मूव कर रहे हैं। ऐसे ही साइक्लोन पूरा एटमॉस्फेयर के अंदर कर्क जैसे बहुत छोटा है। जैसे हमको साइक्लोन बहुत बड़ा लग रहा है, मगर एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत छोटा है। और जो एनवायरनमेंट में वो साइक्लोन रहता है, वो एनवायरनमेंट में जो विंड चलता है, वो विंड का जो मेन फ्लो पैटर्न होता है, वही मेन फ्लो पैटर्न के हिसाब से साइक्लोन मूव करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये मेन विंड फ्लो पैटर्न साइक्लोन को स्टीयर करता है, और इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल स्टीयरिंग कांसेप्ट। सो जैसे हमने यहाँ देखा है, ये सब विंड डायरेक्शन है, और ऐसी विंड डायरेक्शन में साइक्लोन भी ऐसे ही मूव करता है। इसके साथ साथ दूसरा इन्फ्लुएंस भी रहता है एनवायरमेंट का। और मैं जैसे बोला था कि जो बीटा इफेक्ट होता है, बीटा इफेक्ट मतलब होता है कि जो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से जो आपका इम्पैक्ट रहता है मोशन के ऊपर, नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। इसकी वजह से सभी साइक्लोन आप देखेंगे ईस्ट कोस्ट में नॉर्थ वेस्ट आने की वजह से आंध्र और उड़ीसा के पास सबसे ज्यादा साइक्लोन हर साल आता है। जबकि वेस्ट कोस्ट हम देखेंगे सबसे ज्यादा साइक्लोन ओमान, येमेन, सोमालिया की तरफ जाता है कि नॉर्थ वेस्ट पर। मगर साइक्लोन का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, इसको हम रिकर्वेचर ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं। जैसे आपने देखा कि साइक्लोन ताऊ ने रिकर्वेचर किया जब लैंडफॉल हो रहा था, और ये रिकर्वेचर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक फ्लो पैटर्न, जो एटमॉस्फेयर में साइक्लोन है। और तीसरा एक होता है फुजीवारा इफेक्ट में बता रहा था कि दो साइक्लोन जब है पास में विद इन डिस्टेंस ऑफ 2000 किलोमीटर, तब एक साइक्लोन दो साइक्लोन जो मूव करता है, इसके अंदर रिलेटिव मोशन होता है, और उनका इंटेंसिटी में भी रिलेशन होता है, एक स्ट्रेंथनिंग होता है तो एक वीकनिंग भी होता है। सिमिलरली इंटेंसिटी की बात करें तो जब साइक्लोन डेवलप होता है, साइक्लोन के अंदर बहुत सारे फोर्सेस काम करता है। सबसे बड़ा फोर्स होता है कि लार्ज स्केल फोर्सेस, एनवायरमेंटल फोर्सेस, जिसको हमने डिस्कस किया, जैसे वर्टिकल विंड हो गया, कि लार्ज स्केल वर्टिसिटी हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, कन्वर्जेंस हो गया, कि ड्राई एयर आ रहे हैं, कि वार्म एयर आ रहे हैं, ये सभी होता है। इसके साथ साथ साइक्लोन के अंदर जो स्ट्रक्चर है, आई वॉल है, आई है, स्पाइरल बैंड्स है, दैट मीन स्टॉर्म स्केल के अंदर ये बहुत सारे फोर्सेस होता है, ये सभी इंटरेक्ट करते हैं परस्पर, तो इसकी वजह से एक फोर्स होता है। तीसरा एक फोर्स होता है कि साइक्लोन के अंदर ईच एंड एवरी क्लाउड के अंदर भी फोर्स होता है, क्योंकि वहां भी अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, वो भी परस्पर इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए 3 तरीके का फोर्स होता है। एक होता है कि एनवायरमेंटल स्केल फोर्स, दूसरा होता है कि स्टॉर्म स्केल फोर्स, तीसरा होता है कि क्लाउड स्केल फोर्स। और ये तीनों फोर्स परस्पर म्यूचुअली इंटरेक्ट करते हैं एंड फाइनली डिसाइड करते हैं क्या मूवमेंट होगा और क्या इंटेंसिटी होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई एक धार्मिक स्थल पर जब जाते हैं, बहुत सारे भीड़ है, आप जानना चाहते हैं कि सीधा आप जाएंगे और दर्शन करेंगे, मगर आप जाना नहीं पाते हैं, स्ट्रेट नहीं जा पाते हैं, क्योंकि कोई आपको पीछे से धक्का देता है, तो कोई लेफ्ट से, कोई राइट से, कोई आगे से। ऐसे ही साइक्लोन में होता है। तो बहुत सारे फोर्सेस का इंटरेक्शन होने की वजह से साइक्लोन स्ट्रेट नहीं जा पाता है, इसका जिगजैग मोशन होता है और ट्रोपेडल मोशन होता है, जिसको हम रडार से अच्छा से देख सकते हैं, ट्रोपेडल मोशन। मगर जब हम ट्रैक देते हैं आपको, हम स्मूदन ट्रैक देते हैं आपको, ट्रोपेडल मोशन का ट्रैक नहीं देते हैं। ओके, सो इंटेंसिफिकेशन के बहुत सारे वजह है, जैसे जेनेसिस के लिए आपको बताया, इंटेंसिफिकेशन के लिए भी ऐसे ही बहुत सारा रीजन होता है। और इसको लेकर कभी साइक्लोन सी के अंदर वीक हो जाता है, और कभी साइक्लोन लैंड के ऊपर जाने के बाद भी बहुत सारे टाइम तक इंटेंसिटी रहता है। और ये सभी को हम अच्छे तरीके से एनालिसिस करके इसका पूर्वानुमान देते हैं। सो साइक्लोन के बारे में मैं इतना ही आपको बताते हुए अभी हम जाऊंगा कि साइक्लोन का जो ये हजार्ड्स है, जो डिजास्टर्स है, इसको कैसे मिटिगेट किया जाए। साइक्लोन मिटिगेशन करने के लिए बहुत ओल्ड पीरियड से लोग कोशिश किए हैं, और ओवर द ईयर्स ये कोशिश भी कामयाब के रूप लिया है। स्पेशली इंडिया की बात करें तो आप देखेंगे कि कैसे हम जो पहले दिखा रहा था
हम लगभग ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ को रिड्यूस कर चुके हैं, मगर प्रॉपर्टीज जो लॉस हो रहा है इसका हम कंटिन्यू कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, और कोशिश जारी है। और ये रिडक्शन करने के लिए साइक्लोन डिजास्टर्स का जो इम्पैक्ट, इसके लिए बहुत सारे तरीका है। पहला तरीका होता है कि हजार्ड एनालिसिस। पहले हम साइक्लोन को समझे, साइक्लोन का हजार्ड को एनालिसिस करें, साइक्लोन हजार्ड को डिटेक्ट करें, और इसके हिसाब से वल्नरेबिलिटी क्या होता है इसको परखें, रिस्क क्या है इसको इवैल्यूएट करें, प्रिपेयर्डनेस मेजर लें, प्लानिंग करें, अर्ली वार्निंग इंफॉर्मेशन दें, और मिटिगेशन प्रोसेस शुरू करें। तो ये सभी को लेकर हम साइक्लोन को मिटिगेट कर सकते हैं। और इसमें देखा गया कि जितना सारे कंपोनेंट हमने इसको आपको बताया, इसमें अर्ली वार्निंग कंपोनेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों अर्ली वार्निंग कंपोनेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप रातारात माने ओवरनाइट आप किसी का कच्चा हाउस को पक्का हाउस को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को आप विद इन ईयर और 2 चेंज नहीं कर सकते हैं, मगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके अर्ली वार्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लिया गया इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए 435 करोड़ इन्वेस्ट किया गया था, और कोई एक साइक्लोन में जितना अभी लॉस ऑफ लाइफ कम हो गया 10,000 से 20 और 10, इसमें आप जो पेमेंट कर रहे थे एक्स ग्रेशिया, इसका कैलकुलेशन करें, और इवैक्यूएशन लॉस जितना कम हो गया, अभी 300 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से हो गया इवैक्यूएशन, 200 किलोमीटर इवैक्यूएशन एरिया कम हो गया। ये 2 फैक्टर सिर्फ आप कंपेयर करें, आप देखेंगे ये 500 करोड़ से ज्यादा है। मेरा मतलब ये बोलना है कि जो 435 करोड़ हम खर्चा किए थे मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए, इसको सिर्फ एक साइक्लोन का अर्ली वार्निंग से हम इसको रिकवर कर सकते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिया, इवैक्यूएशन और एक्स ग्रेशिया, मगर इसके साथ साथ जो लॉस हमारा हो रहा है इंडस्ट्रीज, जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, इसको भी हम कम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ह्यूमन लाइफ को आप मेजर नहीं कर पाएंगे इकोनॉमी में। इसीलिए आप ये 2 फैक्टर को लेते हुए आप कंपेयर करेंगे, लगभग 5 साइक्लोन डेवलप होता है एक साल में, और आपको 500 × 5 2500 करोड़ रुपया एक साल में आपको सेविंग होता है। इसलिए दुनिया भर में यही कोशिश रहता है कि अर्ली वार्निंग को मजबूत किया जाए, और साथ ही साथ आपका जो स्ट्रक्चरल मेजर्स है वो चालू रहे। अर्ली वार्निंग में जो बोलता हूँ, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होता है, जैसे स्किल इन मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शंस, इफेक्टिव अर्ली वार्निंग प्रोडक्ट्स जनरेशन डिसेमिनेशंस, emergency response unit like district collectors, chief secretaries, or various stakeholders, port authorities, shipping authorities, fishery officials, fishermen, ऑल इंडिया रेडियो, टीवी, सभी के साथ कोऑर्डिनेट करना है, जैसे कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स मिले सभी से और ये मैनेज हो जाए। फिर और एक होता है पब्लिक परसेप्शन। हम अच्छे से फोरकास्ट दें मगर पब्लिक इसको बिलीव ना करे तो फिर ये यूजलेस हो जाता है। इसलिए पब्लिक परसेप्शन बढ़ाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे बढ़ेगा पब्लिक परसेप्शन? पब्लिक परसेप्शन तब बढ़ेगा जब पब्लिक को हम सच बताएंगे, पब्लिक को जब हम हमारा तथ्य रखेंगे, पब्लिक को जब हम बताएंगे हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेस क्या है। तो इसका पहला कदम ये हुआ कि हम शुरू किया साइक्लोन फोरकास्ट वेरिफिकेशन। साइक्लोन फोरकास्ट का एक्यूरेसी कितना है हम इसको बताते हैं, पब्लिक को बताते हैं, डिजास्टर को बताते हैं, सभी को बताते हैं, वेबसाइट में लगाते हैं। इससे लोगों को पता होता है एक साइक्लोन से दूसरा साइक्लोन, तीसरा साइक्लोन, जब लोग देखते हैं कि फोरकास्ट एक्यूरेसी सही चल रहा है फिर लोग इसको बिलीव करते हैं, लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इसकी वजह से सभी लोग मिलकर आजकल साइक्लोन का सामना कर रहे हैं और लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को कम कर रहे हैं। आप अर्ली वार्निंग को मैं एक ही स्लाइड में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अर्ली वार्निंग का कंसेप्ट ये होता है कि पहले इसको डिटेक्ट किया जाए। डिटेक्ट करने के लिए हम सभी तरीके का ऑब्जर्वेशन लेते हैं, सैटेलाइट, रडार, बैलून्स, विंड प्रोफाइलर्स, एयरक्राफ्ट सभी लेते हैं। और सरफेस से हम लेते हैं AWS, ARG, रेन गेजेस, शिप से ऑब्जर्वेशन लेते हैं, बुई से ऑब्जर्वेशन लेते हैं। सभी ऑब्जर्वेशन लेकर हम इसको क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पे टू फाइंड आउट अभी का स्थिति क्या है एटमॉस्फेयर का, ओशन का और अर्थ का। और इसको बोला जाता है कि इनिशियल स्टेटस और इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन से पता चल जाता है कि लो प्रेशर एरिया है कि हाई प्रेशर एरिया है। लो प्रेशर है तो इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। फिर अभी सभी डाटा को हम डिजिटाइज करते हैं, डिजिटाइज करके इसको न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स में इसको इंजेस्ट करते हैं, एसिमुलेट करते हैं।
और आप जानकर खुश होंगे कि भारत मौसम विज्ञान विभाग और पृथ्वी मंत्रालय के अंदर लगभग 7 मॉडल हर दिन 2 बार रन होता है। और पृथ्वी मंत्रालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन सर्विसेज और नेशनल सेंटर फॉर मीडिया फोरकास्टिंग, नेशनल टेक्नोलॉजी, सभी साथ में मिलकर इसको काम करते हैं और सभी का प्रोडक्ट्स इसमें यूटिलाइज होता है। तो सभी मॉडल्स का जो आउटपुट हमको मिलता है वो आउटपुट सभी सेम नहीं होता है। जस्ट लाइक डॉक्टर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, मॉडल्स आल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो सभी मॉडल का आउटपुट लेकर हम एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में कंपेयर करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर एक डिस्कशन होते हुए डिसीजन लेते हैं। फिर कोई एक साइक्लोन फोरकास्टर जब एक डिसीजन लेता है वो सिंगल डिसीजन हो जाता है। और जानते हैं कि फोरकास्टर्स आल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर जस्ट लाइक डॉक्टर्स डिफर, क्योंकि सभी का नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज समान नहीं है। सो हम क्या करते हैं, हर दिन 10:30 बजे सभी फोरकास्टर्स मिलते हैं, डिस्कस करते हैं सभी मॉडल आउटपुट को, ऑब्जर्वेशन डाटा को, और एक्सचेंज ऑफ आइडिया होता है। एंड फाइनली जो ऑब्जेक्टिव कंसेंसस डेवलप हुआ था एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को लेते हुए, इसको हम मॉड्यूलेट करते हैं सब्जेक्टिव कंसेंसस जो फोरकास्टर्स के अंदर होता है। तो इसे मैं बोलूंगा साइक्लोन फोरकास्टिंग में जो फाइनल फोरकास्ट आप देखते हैं वो एक ऑब्जेक्टिव फोरकास्ट डेवलप होता है फ्रॉम न्यूमेरिकल मॉडल्स, जिसको मॉड्यूलेट किया जाता है सब्जेक्टिव कंसेंसस सभी फोरकास्टर्स का व्यूज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज को लेकर। और फाइनल जो फोरकास्ट बन गया वो डिजिटल फोरकास्ट होता है, वो पब्लिक को नहीं दिया जा सकता है। पब्लिक को देने के लिए वो फोरकास्ट हम कन्वर्ट करते हैं लेमन लैंग्वेज को, इसको बोलते हैं पब्लिक वेदर सर्विस और एंड फोरकास्ट। जब हम एंड फोरकास्ट देते हैं इसको हम सिर्फ फोरकास्ट नहीं बोलते हैं साइक्लोन कहाँ जाएगा और कहाँ तट को पार करेगा, हम ये बताते हैं कितना बारिश होगा, कितना तेज हवा आएगा, कितना स्टॉर्म सर्ज होगा और इसकी वजह से क्या प्रभाव होगा, कितना इम्पैक्ट होगा, कितना डैमेज होगा, और डैमेज होगा तो क्या एक्शन लेना चाहिए इसकी वजह से। सो हमारा जो बुलेटिन फाइनली जाता है इसमें सभी तरीके का इंफॉर्मेशन रहता है। पहला साइक्लोन का स्टेटस अभी क्या है, साइक्लोन का फोरकास्ट क्या है, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कब पहुंचेगा, कहाँ लैंडफॉल होगा और कब लैंडफॉल होगा और कब कैसे बारिश होगा, कैसे तेज हवा चलेगा और कैसे स्टॉर्म सर्ज होगा, कौन से पीरियड के लिए होगा, कौन से जिले प्रभावित होंगे, कौन सा एरिया प्रभावित होगा, इसमें कैसे डैमेज होगा स्ट्रक्चर को, कैसे डैमेज होगा फिशरमैन को, कैसे डैमेज होगा एग्रीकल्चर को, कैसे डैमेज होगा रेलवे लाइन को और ट्रैफिक को, एयर ट्रैफिक को, तो सभी का पूर्वानुमान दिया जाता है। और सभी पूर्वानुमान को देखते हुए क्या एक्शन लेना चाहिए, शिपिंग ऑपरेशन बंद करे, फिशिंग ऑपरेशन बंद करे, लोगों को इवैक्यूएट करे, ये सभी एडवाइस हम देते हैं। इसलिए कि एंड टू एंड सोल्यूशन जैसे लोगों के पास पहुंचता है और इसको लेकर डिजास्टर मैनेजर्स और जनरल पब्लिक इसको इस्तेमाल करते हैं और पहुंचाने के लिए हम बहुत सारे डिसेमिनेशन सिस्टम यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सभी एग्जाम्पल है कैसे हम यूटिलाइज करते हैं और प्रोडक्ट्स देते हैं। सो मैं और ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसके ऊपर, ऑब्जर्वेशन सिस्टम जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से सैटेलाइट, रडार और ग्राउंड ट्रूथ होता है। जैसे साइक्लोन सी में होता है तो पहले सैटेलाइट का यूज होता है, धीरे धीरे रडार के कब्जे में आता है तो रडार को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। जब कोस्ट के पास आ जाते हैं तो ग्राउंड ट्रूथ जो हमारा ऑब्जर्वेशन दिया जाते हैं लोगों के लिए, लोगों के साथ, इसको इस्तेमाल किया जाता है। और एक सभी ऑब्जर्वेशंस को लेकर हम सेक्टर क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, इसको डिटरमिनेशन करते हैं। और आजकल आपको पता होगा कि 2018 से हम लोग एक एक्सटेंडेड फोरकास्ट देते हैं, यानी 15 दिन पहले हम बताते हैं कि साइक्लोन कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा और इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। ये एक एग्जाम्पल है जो साइक्लोन का पूर्वानुमान हम दिए थे 2018 में। तो इसके बाद फिर हम हर दिन सुबह 10:30-11 के बाद टाइम एक पूर्वानुमान देते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल वेदर आउटलुक। इस पर अगले 5 दिन में जेनेसिस होगा कि नहीं होगा इसका पूर्वानुमान देते हैं। और फिर जो दिन में 4 बार हम हमारा नेशनल वेदर फोरकास्टिंग पूर्वानुमान देते हैं, इसमें हम मेंशन करते हैं कि कब लो प्रेशर बनेगा, ये कब डिप्रेशन होगा और कब साइक्लोन होने का चांस है। सो ये सभी जेनेसिस और ट्रैक फोरकास्ट देने के लिए हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल मॉडलिंग्स है, इसके साथ साथ बहुत सारे एम्पिरिकल टेक्निक्स भी है, जैसे यहाँ मेंशन किया गया है। मैं इसको डिटेल्स डिस्कस नहीं करूंगा। ये सभी को लेकर आप जानकर पूछेंगे लगभग 10 न्यूमेरिकल मॉडल हम हर दिन साइक्लोन फोरकास्ट टाइम एनालिसिस करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं और हर दिन ये डॉक्यूमेंटेशन आप भी देख सकते हैं ड्यूरिंग अक्टूबर दिसंबर IMD वेबसाइट में। और ये वजह है जिसको लेकर हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है
कि हमारे पास जो भी फंडामेंटल स्ट्रक्चर है इसको लेकर हम हमारा पूर्वानुमान को मजबूत कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये था हमारा फोरकास्ट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट। सो सिमिलरली इंटेंसिटी फोरकास्ट के लिए भी बहुत सारे तरीका हमारे पास है। न्यूमेरिकल मॉडल्स के साथ साथ डायनामिकल स्टैटिस्टिकल मॉडल्स भी हमारे पास है, इसको लेकर हम फोरकास्ट देते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। लेफ्ट हैंड साइड बहुत सारे, जैसे मैं बोल रहा था, लगभग 10 मॉडल हम यूटिलाइज करते हैं और ये सभी मॉडल का ट्रैक फोरकास्ट है ये साइक्लोन का। और आप देख सकते हैं ये साइक्लोन फनी का फोरकास्ट है। आप देखेंगे पहले जब साइक्लोन डेवलप होता है मॉडल्स के अंदर बहुत सारे फर्क होता है। जब साइक्लोन पास में आ जाते हैं उनका फर्क कम हो जाता है, कंसेंसस डेवलप होता है। मगर हमको बोलना पड़ता है, 5 दिन पहले हम बताते हैं ये साइक्लोन के बारे में, पूरी के पास जाएगा और फाइनली पूरी के पास गया। और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में ये जीएफएस फोरकास्ट है। आप देख सकते हैं ये मिनिस्टर ऑफ सेंसस का मॉडल है, इसकी वजह से भी हमको बहुत उपलब्धियां मिला है और ये दिखाता है कि कैसे इसका अभी इम्पोर्टेंस है ट्रैक इंटेंसिटी और लैंडफॉल वगैरह फोरकास्ट करने के लिए। सो ये दूसरा एक एग्जांपल है साइक्लोन फाइलिंग का। और इसमें आप पता है, देखिए पहले इतना सारा फर्क है, वो धीरे धीरे जब साइक्लोन पास आता है मॉडल फोरकास्ट इंप्रूव करता है। और एट प्रेजेंट 5 डेज पहले हम साइक्लोन का ट्रैक फोरकास्ट करते हैं विथ ए रीजनेबल फोरकास्ट एक्यूरेसी। ये एग्जांपल है कि कैसे साइक्लोन फोरकास्ट हम किए थे साइक्लोन फनी का। आप देखेंगे ब्लैक लाइन जो है ना एक्चुअल ट्रैक है, रेड लाइन है फोरकास्ट ट्रैक। शायद आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे रेड लाइन और ब्लैक लाइन के बीच। इसका मतलब क्या होता है, 5 दिन पहले हमारा जो रेड लाइन ड्रॉ किया गया, मतलब 5 दिन पहले जो साइक्लोन का ट्रैक दिखाया गया और साइक्लोन ऐसे ही मूव किया, इसकी वजह से जो डिजास्टर मैनेजर से कुछ तैयारी किए हैं, तो इसकी वजह से इस जान माल के नुकसान को कम कर सकते हैं। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है साइक्लोन अम्फन का। आप देख सकते हैं यहाँ भी आप देखेंगे कि रेड लाइन ब्लैक लाइन डिस्टेंस करना बड़ा मुश्किल है। 5 दिन पहले हम बताया कि सुंदरबन के ऊपर जाएगा, 24 परगना के ऊपर, ऐसे ही गया और इसका जो पूर्वानुमान था इसको लेकर मैनेजमेंट भी अच्छा ही हुआ। सो ये दूसरा साइक्लोन निसर्ग है जो मूव किया था मुंबई के पास, महाराष्ट्र कोस्ट के पास। इसके पूर्वानुमान ऐसे दिया गया और इसमें बड़ा उपलब्धि था कि लो प्रेशर स्टेज में इसका पूर्वानुमान किया गया था, क्योंकि एक कोस्ट के पास डेवलप हो रहा था, इसकी वजह से ये सभी एक्शन लिया गया। अब ये रिसेंट साइक्लोन है, साइक्लोन ताउते एंड साइक्लोन यास। लेफ्ट साइड में ताउते है, राइट साइड में यास है। तो इसका ट्रैक रहा लेफ्ट साइड में ताउते, राइट साइड में यास, आप देख सकते हैं। और आपका मेमोरी में भी होगा, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। ये ताउते एक एक्सट्रीम रिसीवर साइक्लोन था और यास एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म था। इसका ही फोरकास्ट आप देखिए, पहला फोरकास्ट जब इशू किए थे हम, देखिए साइक्लोन ताउते का ये था और फोरकास्ट इशू किया, तब ये जस्ट डिप्रेशन फॉर्मेशन होता 14 तारीख सुबह। फिर बाद में जब ये साइक्लोन मूव कर रहा था, आप देखिए हम फोरकास्ट जैसे दिए और ब्लैक लाइन जैसे गया। ये बड़ी बात है, ये एक रिकर्विंग साइक्लोन था और रिकर्विंग साइक्लोन का ट्रैक फोरकास्ट दिया गया करेक्टली 5 दिन पहले, तो इसकी वजह से भी इसका जानमाल का नुकसान कम हुआ। सो इसके बाद ये देखिए साइक्लोन यस का। सो ऐसे में एक एक करके आप दिखाऊं, आप जानकर बहुत खुश होंगे और आप सभी को बधाई है इसके लिए कि भारत देश में हम एक ऐसे ही साइक्लोन सिस्टम डेवलप कर चुके हैं जिसमें कोई भी साइक्लोन आए इसका पूर्वानुमान सटीक से किया जा सकता है। सो साइक्लोन पूर्वानुमान सिर्फ ट्रैक और इंटेंसिटी और लैंडफॉल के साथ सीमित नहीं है। इसका बड़ा पूर्वानुमान होता है कि आपका बारिश का पूर्वानुमान कैसे कर रहे हैं, तेज हवा का पूर्वानुमान कैसे कर रहे हैं और स्टॉर्म सर्ज का पूर्वानुमान कैसे कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, सेक्टर आई यहाँ है, स्टॉर्म सर्ज सबसे ज्यादा राइट सेक्टर में ऐसे होता है और जो ऑरेंज कलर है इसमें सबसे ज्यादा विंड होता है और ग्रे कलर जो है इसके साथ आपका स्टॉर्म सर्ज, आपका हेवी रेनफॉल हो सकता है। सो है जैसे मैं पहले बोल रहा था, हेवी रेनफॉल के साथ साथ ये सभी तीनों एक ही टाइम पर होता है और स्टॉर्म सर्ज हमारे एरिया में सबसे ज्यादा होता है और रिकॉर्ड भी है हमारा एरिया का, जो कि हुगली रिवर में साइक्लोन आया तो 1737, एस्टिमेटेड स्टॉर्म सर्ज 13 मीटर्स है। जो स्टॉर्म सर्ज होता है आप देखेंगे बहुत सारे प्रक्रिया होता है जब स्टॉर्म सर्ज आता है। मैं पहले तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें बहुत सारे मेट्रोलॉजिकल फैक्टर होता है, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर होता है और कोस्टल मैथमेटिक्स, टोपोग्राफी, कोस्टल ज्योमेट्री का बहुत रोल रहता है। तो यहाँ अपने सैंपल दिखा हूँ आपका, यहाँ जैसे वेव आता है, वेव के साथ आपका ब्रेकिंग वेव होता है, वेव सेटअप, वेव रन ऑफ होता है, इसके साथ साथ आपका स्टॉर्म सर्ज आता है, एस्ट्रोनॉमिकल टाइड्स होता है। ये सभी मिलकर जो टोटल वाटर होता है वही टोटल वाटर आपको इनंडेट करता है। तो इसको फोरकास्ट करने के लिए इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज और IMD दोनों मिलकर इसका मॉडलिंग कर रहे हैं। इनका से रन करता है मॉडल, इनपुट डाटा IMD से लेकर। और ये एक एग्जाम्पल है
जो साइक्लोन ताउते का, जिसे हम फोरकास्ट किए थे कि अबाउट 4 मीटर ऑफ स्टॉर्म सर्ज आएगा गल्फ ऑफ कंबत ड्यू की राइट साइड से शुरू करके यहाँ तक, और ऐसे भी हुआ है। सो ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रूवमेंट इन मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग। और रेनफॉल के लिए अभी हम स्पेशल केयर लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है साइक्लोन का कैसे रेनफॉल मॉनिटर करते हैं, सैटेलाइट, रडार और डिफरेंट तरीके से, अपार्ट फ्रॉम द ग्रिडेड रेनफॉल डेटा और एक्चुअल रेन गेज डेटा। सो रेनफॉल फोरकास्ट करने के लिए भी हमारे पास स्पेशल सिस्टम्स हैं। उस स्पेशल सिस्टम्स को लेकर हम रेनफॉल फोरकास्ट देते हैं, न्यूमेरिकल मॉडल्स को लेकर, और मल्टी मॉडल एनसेम्बल भी हम यूज करते हैं। वो सभी इंप्रूवमेंट को देखते हुए आजकल हम जो फोरकास्ट देते हैं साइक्लोन नहीं, सभी केस में भी इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि हम सिर्फ यही नहीं बोलते हैं काल हेवी रेनफॉल होगा, हम ये बोलते हैं हेवी रेनफॉल होकर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या मुंबई सिटी में कहाँ इनंडेशन होगा, इनंडेशन होगा तो कौन से एरिया में इनंडेशन होगा और कब इनंडेशन होगा। सो ऐसे ही पूर्वानुमान, ये एक एग्जाम्पल है जब दरका सिटी में पूर्वानुमान हिसाब से वहाँ इनंडेशन हो गया था और उसमें रेड कलर हम वार्निंग दिए थे। ये आजकल हम चारों स्टेज में, जैसे साइक्लोन का 4 स्टेज है, हेवी रेन का 4 स्टेज वार्निंग हम दे रहे हैं और इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग। सो ये एक साउथ एशिया फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम है। जब साइक्लोन आता है ये सिस्टम भी काम करते हैं। अगले 6 घंटे में कहाँ फ्लडिंग होगा इसमें जानकारी मिलता है, तो इसका भी यूटिलाइजेशन, ये मैं दरका का एग्जाम्पल लगाया हूँ, तो इसका एग्जाम्पल था, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ अभी, कि जो साइक्लोन दोनों गया इसके टाइम भी ये गाइडेंस मिल रहा था। और फिर स्पेशली मुंबई सिटी के लिए, चेन्नई सिटी के लिए हमारे पास आई फ्लो है, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। और ये सिस्टम की वजह से हम आजकल एवरी 15 मिनट्स रेनफॉल कितना हो मुंबई में बता रहे हैं, इसके साथ साथ फोरकास्ट भी दे रहे हैं क्या होने वाला है, कैसे इनंडेशन होना है, कौन सा एरिया इफेक्टेड होगा। और जो रिवरेंट फ्लडिंग होता है, साइक्लोन टाइम में रिवरेंट फ्लडिंग होता है, रिवरेंट फ्लडिंग के लिए, और दूसरा टाइम मानसून से रिवरेंट फ्लडिंग होता है, रिवरेंट फ्लडिंग के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन फ्लड फोरकास्ट देता है, मगर आईएमडी इसमें हेवी रेनफॉल वार्निंग फोरकास्ट देता है, क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट देता है 153 रिवर कैचमेंट्स के लिए। और सभी फोरकास्ट को लेकर वो लोग हाइड्रोलॉजिकल मॉडल रन करते हैं और अकॉर्डिंगली फोरकास्ट देते हैं। सो आप लोगों को थोड़ा सरप्राइज लगा होगा कि हम इसे कैसे कर रहे हैं। ये सभी इसको करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, इसकी वजह से एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो कि जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ, तो इसमें हम सभी तरीके का ऑब्जर्वेशन, मॉडल गाइडेंस एक्सेट्रा को कंपेयर कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, फोरकास्ट भी डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका और एक पीडब्ल्यूएस पार्ट है जिसमें हम फोरकास्ट प्रोडक्ट भी पब्लिक के लिए डेवलप कर सकते हैं। सो ये सभी जो हम काम कर रहे हैं साइक्लोन के लिए, सो पूरे देश में साइक्लोन फोरकास्ट देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, और हमारे अभी 7 साइक्लोन वार्निंग सेंटर है कंप्लीट कोस्ट के अंदर। इसके साथ साथ हमारा इंटरनेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आईएमडी 6 सेंटर से एक सेंटर है जिसको रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर बोलते हैं, न्यू दिल्ली में है, साइक्लोन डिवीजन है। और इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना कंट्री है, लगभग 13 कंट्रीज होते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे कि थाईलैंड से शुरू करके बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, ओमान, यमन, सोमालिया, कतार, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई वगैरह, सोमालिया को भी हम फोरकास्ट देते हैं। सो ये हमारा इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ साथ हम शिपिंग की वजह से भी, जो इंटरनेशनल शिपिंग होते हैं उनको भी ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस पूर्वानुमान देते हैं। और जो इंटरनेशनल एविएशन, सिविल एविएशन जो होता है इस एरिया में, हम इस एरिया के लिए भी साइक्लोन का पूर्वानुमान सभी एयर ट्रैफिक को देते हैं। और ये भी आप जानकर खुश होंगे कि ईच टाइप ऑफ स्टेक होल्डर के लिए हम स्पेसिफिक बुलेटिन इशू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फिशरमैन वार्निंग हम जो देते हैं फिशरमैन के लिए, मछुआरे के लिए, वो वार्निंग बुलेटिन अलग होता है जो हम फिशरी ऑफिशियल को देते हैं। डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिशियल को जो बुलेटिन जाता है, वो फिशरमैन को जो बुलेटिन जाता है, दोनों में फर्क होता है, क्योंकि फिशरमैन के लिए कंप्लीटली लेमन लैंग्वेज है, जो फिशरी ऑफिशियल है उनके लिए थोड़ा टेक्निकल बुलेटिन है। सिमिलरली पोर्ट वार्निंग, फॉर एग्जाम्पल, पोर्ट वार्निंग में हम शिप का लिए बुलेटिन देते हैं, इसमें हम सेंट्रल प्रेशर का वैल्यू देते हैं। जो फिशरमैन के लिए सेंट्रल प्रेशर का कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए विंड शिफ्ट चाहिए, सी कंडीशन चाहिए। तो ऐसे ही लगभग 9-10 तरीके का बुलेटिन हम इशू करते हैं, वो चारों स्टेज में इशू करते हैं, जैसे प्री साइक्लोन वॉच, साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन वार्निंग एंड पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक। एटलीस्ट 72 आवर्स इन एडवांस हम लोग प्री साइक्लोन वॉच देते हैं, 48 आवर्स इन एडवांस साइक्लोन अलर्ट देते हैं, 24 आवर्स एडवांस ऑफ लैंडफॉल साइक्लोन वार्निंग देते हैं, और 12 घंटा पहले जब साइक्लोन क्रॉस कर रहा है
12 घंटे पहले हम पोस्ट लैंडफॉल आउटपुट देकर बताते हैं कि इंटीरियर एरिया में कहाँ फिर भी साइक्लोन का तेज हो सकता है, तो साइक्लोन की वजह से भी स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है। जब कोई एरिया में साइक्लोन इम्पैक्ट दूर हो जाता है तब हम D1 कर देते हैं। ये सभी बुलेटिन हम हर 3 घंटे देते हैं जब साइक्लोन डेवलप होता है। और जो मैं बोल रहा था कि साइक्लोन साथ साथ हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट देते हैं, दैट मीन डैमेज क्या होगा इसका इंफॉर्मेशन देते हैं और एक्शन क्या होगा इसका भी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये सारे कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ लगाया है। आजकल हम जो इंफॉर्मेशन साइक्लोन के बारे में देते हैं इसको हम जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म में दिखा रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है साइक्लोन बुरेवी का, जो चेन्नई को तमिलनाडु कोस्ट के पास गया था लास्ट ईयर। इसको अभी जो लास्ट साइक्लोन गया कभी भी आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं कि साइक्लोन का फोरकास्ट ट्रैक कहाँ जा रहे हैं, साइक्लोन भी कहाँ है, कौन से एरिया के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। सो ये हमको ये सुविधा हुआ है जैसे कि हम GIS प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो ये GIS प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अभी पूरे एक बन रहा है, ये ऑपरेशनल होगा, जिसमें हम कौन सा एरिया फ्लडिंग होगा, कौन सा विलेज फ्लडिंग होगा, ये सभी हम देख सकेंगे और कितना डेप्थ होगा और कितना एरिया इनंडेशन होगा, कौन से एरिया में कौन सा पॉपुलेशन अफेक्टेड होंगे, कौन सा हाउसेस अफेक्टेड होंगे। ये सभी भी NDMA की तरफ से एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बन रहा है। इसमें IMD प्रमुख भूमिका ले रहे हैं। ऑलरेडी सिस्टम बन चुका है, इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। सो ये एक एग्जांपल है जिसमें आप विंड डैमेज, फ्लड डैमेज, सर्ज डैमेज आप देख सकते हैं। सो जब हम हायर लेवल पे बुलेटिन इशू करते हैं तो हायर अथॉरिटीज इन द सेंट्रल लेवल, वहाँ भी हम कुछ इंडिकेशन देते हैं डिपेंडिंग अपॉन, जैसे साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन वार्निंग, पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक, येलो, ऑरेंज, रेड कलर मैसेज देते हैं। ये मैसेज का मतलब होता है कि एट व्हाट लेवल द अथॉरिटी शुड टेक एक्शन, अप टू व्हाट एक्सटेंट। ये सभी वार्निंग इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए बहुत सारे तरीका में इस्तेमाल करते हैं। ये बोलना चाहता हूँ कि हम एक रिडंडेंसी मेंटेन करते हैं, कोई एक सिस्टम पर डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि साइक्लोन एक हाईली इम्पैक्टिंग वेदर है, हाईली डैमेजिंग वेदर सिस्टम है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सभी तरीके का रिडंडेंसी मेंटेन किया जाए। जैसे कि हम ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के साथ साथ एरोनॉटिकल फिक्स्ड टर्मिनल नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क को भी यूटिलाइज करते हैं जरूरत पड़े तो। इसके साथ साथ आजकल जो हम सोशल मीडिया का जमाना है, हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऑल्सो कम्युनिटी रेडियो, FM रेडियो वगैरह भी हम यूज कर रहे हैं, और मोबाइल ऐप भी हम यूज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, ग्लोबल मल्टी हैजार्ड अलर्ट सिस्टम्स वगैरह भी यूज हो रहा है। आप जानकर खुश होंगे कि साइक्लोन के लिए भारत जैसे 2-3 देश है जिसके एक डेडिकेटेड वेबसाइट है, वो RSMC न्यू दिल्ली। इसको आप विजिट करेंगे तो सभी तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और थोड़ी हम कुछ नया कदम भी लिए हैं रिसेंट टाइम पर, जैसे वीडियो हम छोड़ रहे हैं और प्रेस रिलीज बार बार हो रहा है। सभी तरीके का जो लेटेस्ट गैजेट्स है टेलीकम्युनिकेशन का, हम ये सभी यूज कर रहे हैं। रेगुलर ब्रीफिंग दे रहे हैं राउंड द क्लॉक, और सभी के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, जितना स्टेक होल्डर है साइक्लोन के टाइम फोरकास्टर्स इंटरेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से बहुत सारे कम्युनिकेटिंग मटेरियल भी डेवलप किया गया है, ऑडियो विजुअल मटेरियल भी डेवलप किया गया है। ये सभी साइक्लोन आते वक्त, साइक्लोन से पहले प्री साइक्लोन एक्सरसाइज जैसे इसका यूज किया जाता है। प्री साइक्लोन जैसे हम सभी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आगामी सीजन के लिए, आने वाले सीजन के लिए लोगों को तैयार कराते हैं, मीटिंग करते हैं, लेक्चर देते हैं, लेटर्स लिखते हैं और इंटरेक्शन करते हैं। जैसे कि कोई साइक्लोन आए तो मॉक ड्रिल भी होता है कुछ स्टेट्स में। उससे लेकर हम लोग तैयार हो जाते हैं पूरा सोसाइटी साइक्लोन का मुकाबला करने के लिए। मगर इतना काफी नहीं है, फिर भी गैप्स है साइक्लोन को अंडरस्टैंड करने के लिए। और भारत मौसम विज्ञान विभाग और मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेस कोशिश जारी रखे हैं। अगला कदम यही है कि बाय 2030 हमारा जो फोरकास्ट है और 20% इम्प्रूव करेगा, और इस साइक्लोन को और ज्यादा समझेंगे, ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इसमें डेवलप हुआ क्लाउड के बारे में, फिजिकल प्रोसेसेस के बारे में, डायनेमिकल प्रोसेस के बारे में। और इस सभी के लिए हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस में, मॉडल्स में। और हम आपको एश्योर करना चाहता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेस और इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कोई भी स्ट्रैटेजी छोड़ेंगे नहीं, सभी स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे, प्लान सेटअप करेंगे और साइक्लोन फोरकास्ट एक्यूरेसी को आगे भी इम्प्रूव करते रहेंगे। आप जानकर खुश होंगे, जैसे हम बोल रहा था, ईच एंड एवरी साइक्लोन सिंस 2008 इज डॉक्यूमेंटेड,
और सभी साइक्लोन जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं इसमें लेसन्स लर्निंग होता है, वो लेसन्स लर्निंग फिर नेक्स्ट साइक्लोन में यूज होता है। ये एक नॉन स्ट्रक्चरल अप्रोच है जिसको यूज करके साइक्लोन फोरकास्टर्स इंडिया मेट्रो डिपार्टमेंट में उनका नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज को बढ़ाया है और इसको एक मैन मशीन इंटरेक्शन होते हुए साइक्लोन फोरकास्ट को एक विश्व स्तर पे पहुंचाया है। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत सारे टाइम ले लिया, 2030 तक मुझे कंप्लीट करना था मगर ज्यादा टाइम हो गया, सो माफी चाहता हूँ। सर आपने टाइम लिया बट बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि लोगों को ये जो चक्रवात के बारे में इस तरह की इंफॉर्मेशन वैसे नहीं मिल सकती, मगर आपके कारण ये सब इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को मिल गई, इसलिए थैंक यू सो मच फॉर योर दिस लेक्चर। कुछ क्वेश्चन हम जरूर लेंगे, मगर पहले हम ये करेंगे कि एक यहाँ पर कुछ लोगों के मन में क्वेश्चंस है जो हमने इस इनवाइट के समय भी दिए थे। वो था कि अभी ये जो ग्लोबल वार्मिंग की बातें चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग का साइक्लोन पर कितना असर होता है, क्योंकि जब भी साइक्लोन आते हैं तो लोग कहते हैं कि ये परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग का। तो इसमें नेचुरल वेरिएबिलिटी जो होती है, निसर्गतः जो बदलाव आते हैं, या कोई साइक्लोन ज्यादा डेवास्टेटिंग होता है, कोई कम इंटेंसिटी वाला होता है, नेचुरली भी ऐसा होता है। और अभी उसमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का भी एक मुद्दा आया है। तो ये प्रश्न हम यहाँ पर लेंगे और उसके बाद फिर हम फेसबुक लाइव रोक देंगे और जूम पर हम फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। लोगों के जो प्रश्न है यहाँ पर जो जुड़े हैं उनके लिए, जो फेसबुक पर लोग हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जूम पर जुड़ सकते हैं। जूम की लिंक फेसबुक लाइव के कमेंट में आपको दे दी जाएगी, तो आप वह लेकर लिंक पर क्लिक करके जूम पर आ सकते हैं। सर, ये प्रश्न का उत्तर, ग्लोबल वार्मिंग का कितना इसमें संबंध है और नेचुरल वेरिएबिलिटी? ग्लोबल वार्मिंग का सभी तरीके का एक्सट्रीम वेदर इवेंट के ऊपर प्रभाव देखा गया है। साइक्लोन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ साइक्लोन्स जो डेवलप हो रहा है इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं आए हैं। रेदर कुछ एरिया में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स में डिक्रीज भी हुआ है। मगर आप इंटेंस साइक्लोन्स की बात करें, जैसे एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म्स, वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म्स, इसका फ्रीक्वेंसी में बहुत सारे ओशन बेसिन्स में बढ़ोतरी आई है, मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाया गया है। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का हम बात करें तो अरेबियन सी में इंटेंस साइक्लोन्स यानी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म्स का फ्रीक्वेंसी में इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाया गया है, स्पेशली 1990 ऑनवर्ड्स। और बे ऑफ बंगाल में ऐसे कोई परिवर्तन नहीं है, माने नाइदर डिक्रीज नॉर इंक्रीज। ये जो हुआ है अरेबियन सी में, जो ये हुआ है, ये डिटेक्ट किया गया कि क्लाइमेट चेंज हुआ है, माने इम्पैक्ट हुआ है। मगर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या हम इसको ग्लोबल वार्मिंग के साथ जोड़ सकते हैं? सो मैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स का मेंबर हूँ, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमने सभी ओशन बेसिन का एनालिसिस किए थे और इसमें ये जानकारी मिला कि अरेबियन सी में हम बोल सकते हैं कि जो इंटेंस साइक्लोन्स का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग के साथ रिलेटेड है। मगर ये बोलने के लिए हमारे पास हाई कॉन्फिडेंस नहीं है। लो कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल सकते हैं कि ये जो इंटेंस साइक्लोन्स बढ़ रहा है 1990 ऑनवर्ड्स, ये क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ है। इसका वजह यही है कि जितना सारे स्टडीज आए हैं इसके ऊपर, ये सभी यूनानिमस नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। और दूसरा रीजन यही है कि अरेबियन सी में बहुत सारे साइक्लोन्स बनता नहीं है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से कि ऐसे कोई सैद्धांतिक रूप में बताना भी सटीक नहीं है। मगर ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बारे में। तीसरा चीज ये दिखा गया कि रेट ऑफ इंटेंसिफिकेशन, मान जितना टाइम पहले लग रहा था डिप्रेशन से साइक्लोन बनने के लिए कि साइक्लोन से सीवियर साइक्लोन बनने के लिए, अभी थोड़ा कम टाइम लग रहा है, मान रेट ऑफ इंटेंसिफिकेशन बढ़ा है। चौथा ये दिखा गया कि जब साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में मूव कर रहा है, पहले जितना स्पीड में मूव कर रहा था, यूजुअली साइक्लोन 13 किलोमीटर पर आवर स्पीड में मूव करता है, और अभी दिखा रहा है कि
इनका स्पीड थोड़ा स्लो हो रहा है। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन और बे ऑफ बंगाल में देखा गया है। और स्लो मूवमेंट होगा तो जो इंटेंसिटी साइक्लोन अभी तट को पार कर रहे हैं, ये 3 घंटा ले रहे हैं तट पार करने के लिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो स्लो मूवमेंट करेगा, तो 3 घंटे की जगह में 4 घंटा लगेगा तट को पार करने के लिए। जब 4 घंटा लगेगा तट को पार करने के लिए, जरूर इसका जो इम्पैक्ट है, डैमेजिंग इम्पैक्ट है, ज्यादा होगा। सो इसलिए हालांकि इंटेंसिटी नहीं बढ़ रहा है, मगर इसका इम्पैक्ट बढ़ने का उम्मीद है। चौथा ये है कि ओवर द कोस्ट हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से भी आपका डैमेजिंग इम्पैक्ट ज्यादा होने का पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट ये देखा गया कि जब साइक्लोन ट्रॉपिकल एरिया में पास कर रहा है, इसके साथ जो बारिश होता है, वो बारिश में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, यानी 15 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने वाला जो दिन है, वो दिन बढ़ रहा है। और लो रेनफॉल दिन, मतलब लाइट रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल दिन कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोई भी लो प्रेशर सिस्टम जब तट को पार कर रहा है, इसके साथ हम ज्यादा बारिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका सी लेवल राइज हो रहा है। और जब साइक्लोन आ रहे हैं, जो स्टॉर्म सर्ज हो रहा है, वो सी लेवल राइज जो हो रहा है, दोनों का कंबाइंड इम्पैक्ट हो सकता है। और एक हम सिमुलेशन स्टडी भी किए थे, जैसे टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस राइज होगा बाई 2100, तो इसका इम्पैक्ट स्टॉर्म सर्ज में क्या होगा, रेनफॉल में क्या होगा। दिखाया गया है कि लगभग 10 to 15% राइज हो सकता है स्टॉर्म सर्ज का हाइट में, और सिमिलरली रेनफॉल में भी। So we'll listen last comment from Dr. J.R. Kulkarni and then we'll stop this. Dr. J.R. Kulkarni. अभिजीत, आज जो डीजी साहब मृत्युंजय साहब ने जो साइक्लोन के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही एक्सटेंसिव और कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट, सब एस्पेक्ट उन्होंने ये किया, बहुत एक्सप्लेन किया, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, जबकि जो ऑडियंस है वो पूरा साइंटिफिक एंड टेक्निकल बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, तो फिर भी उनको समझने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की और बहुत सिंपल तरीके से समझाया। मुझे लगता है ये बहुत सक्सेसफुल होगा। लोगों के मन में जो शंकाएं थी, आशंकाएं थी और क्वेश्चन थे, उसका उन्होंने बहुत जवाब दिया ये बाद में। तो ये सक्सेसफुल लेक्चर हो गया। एक्चुअली वी आर वेरी मच थैंकफुल टू महापात्रा जी, उन्होंने अच्छा किया है। और ये आपका भी रेनफॉल मेजरमेंट का जो आपने चालू किया है अभिजीत, दैट इज आल्सो गुड एक्टिविटी। एंड एज आई टोल्ड यू, सम ऑफ आवर एंगेजेस आर अब WMO स्टैंडर्ड, वो भी हम बिठाने वाले हैं। ऐसा ही नहीं है कि जो लोकल मेड है, बट सम ऑफ देम आर एज पर WMO स्टैंडर्ड। तो उन्होंने उसका भी आज उद्घाटन किया, इसलिए हम बहुत उनके आभारी हैं। और उन्होंने अपना व्यस्त टाइम में बिजी है कि मानसून चालू हो गया, कभी भी डीजी तो बिजी रहते ही है, लेकिन ये मानसून टाइम, साइक्लोन टाइम में बहुत बिजी रहते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने समय निकाल कर 1.5 घंटा हमारे लिए दिया, इसलिए हम बहुत ही आभारी हैं उनके। तो इससे मैं मेरा 2 शब्द पूरा करता हूँ। थैंक यू अगेन। नमस्कार। So and on this comment we will stop. भवताल व्हिडिओच्या माध्यमातून आम्ही महत्त्वाचे विषय तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असतो। त्याच्यामध्ये आम्हाला तुमच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे। हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि त्याच्याबद्दल तुमचं मतही लिहा। त्याचबरोबर भवतालचा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून त्याचे अपडेट्स नियमितपणे मिळवा। तो इतरांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुद्धा करा।